तो as we were discussing yesterday the brief history of Indian foreign policy, तो कल हमने बात की अपने प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी की, क्या क्या उनकी फॉरेन पॉलिसी के मेन है ना इंस्ट्रूमेंट्स थे, क्या क्या बेसिक टूल्स, बेसिक आइडियाज उनकी फॉरेन पॉलिसी के बीच में थे। ठीक है, तो क्या क्या डिस्कस किया हमने नेहरू जी का कल। नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी, इट वाज आइडियलिस्ट, है ना, ही वाज एन आइडियलिस्ट, सो फॉरेन पॉलिसी है ना। अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन आइडियलिज्म एंड रियलिज्म, आइडियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी एंड रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी, आई एक्सप्लेन्ड यस्टरडे, इज इट क्लियर ना? आइडियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी एंड रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी, इज इट क्लियर? तो अब नेक्स्ट, आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, है ना। सो शास्त्री जी और नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी में एक मेजर डिफरेंस है। ठीक है, या फिर शास्त्री के टाइम में इंडियन फॉरेन पॉलिसी में देयर वाज अ शिफ्ट। तो व्हेन, जब हम नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी डिस्कस कर रहे थे, व्हेन वी वर डिस्कसिंग नेहरूज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ड्यूरिंग नेहरूज एरा, what we could see that Nehru was more focused on global scale। ठीक है, वो बड़े स्केल पर है ना इंडिया को नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट Nehru brought this, right? So in NAM there were more than 120 countries। ठीक है, तो Nehru had a vision to project India as a leader of third world। ठीक है, पूरी ग्लोबल स्टेज पे वो इंडिया को कहीं ना कहीं मैप पे लाना चाहते थे। ठीक है, तो उनकी फॉरेन पॉलिसी का जो विजन था वो ग्लोबल था। ठीक है, थ्रू आउट द ग्लोब, राइट, है ना, पूरी जितनी भी कंट्रीज है वहां पर वो इंडिया को एक प्लेस देना चाहते थे नेहरू जी। ठीक है, ऑन द अदर हैंड लाल बहादुर शास्त्री, देयर वाज अ शिफ्ट। ठीक है, शास्त्री जी बोलते हैं कि आप दुनिया का बाद में देखना, पहले अपने नेबरहुड का तो देखो, राइट, इमीडिएट नेबरहुड। सो ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, the focus of Indian foreign policy shifted from international, है ना, from global level to immediate neighborhood, right? What is immediate neighborhood of India? हमारे नेबर कंट्रीज साउथ एशिया में पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, बर्मा और म्यांमार, भूटान एटसेट्रा, राइट। तो Lal Bahadur Shastri, during the tenure of Lal Bahadur Shastri, Indian foreign policy shifted its focus from international level to immediate neighborhood। Immediate neighborhood means आपके जो immediate neighbors है जिनके साथ you are sharing a border, maritime boundary और land boundary, right? So how many immediate okay, you don't have to type that, no, you focus here, see. So Nehru, Shastri era, we are now focusing on immediate neighborhood rather than going for ambitious targets like NAM and all, right? So again, focus on South Asian region, that is India's backyard. So one major event that happened during the tenure of Lal Bahadur Shastri was the dispute, obviously Pakistan have always remained major player in India's major focus in India's foreign policy. Why? Because we every now and then will be having disputes with Pakistan. We have this long pending Kashmir dispute with Pakistan, so we'll be having wars etc. with them, right? So there is this place Run of Kutch in Gujarat, right? So on one side we have Sindh province of Pakistan, पाकिस्तान का सिंध स्टेट एंड इंडिया का गुजरात स्टेट, वहां पे एक एरिया पड़ता है रन ऑफ कच्छ। ठीक है, अब इस रन ऑफ कच्छ में क्या होता है कि देयर इज अ डिस्प्यूटेड लैंड, डिस्प्यूटेड बॉर्डर, राइट।
सो रन ऑफ कच्छ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये है वो एरिया, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो सी दिस इज गुजरात ना, दिस इज सॉरी हाँ दिस इज है ना, दिस इज गुजरात, दिस इज रन ऑफ कच्छ, है ना। दिस एरिया है ना, लिटिल रन, ग्रेटर रन, हियर वी हैव पाकिस्तान, सो दिस इज है ना इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री। सो दिस रन ऑफ कच्छ इट इज अ मार्शी लैंड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्शी लैंड? कि जहां पे है ना थोड़ा थोड़ा मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द ईयर दैट इज है ना पानी में डूबा हुआ एरिया, लेकिन नॉट अ लेक, है ना। हाँ ओके, क्रीक ऑब्वियसली, है ना। सो सी अब यहाँ पर पाकिस्तान का क्या क्लेम होता है, पाकिस्तान बोलता है कि ये एरिया जो है दिस इज अ लेक, ये कोई मार्श नहीं है, ये लैंड नहीं, ये एक लेक है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, लेक जब भी दो कंट्रीज के बीच में कोई लेक होती है तो उसकी बाउंड्री उस लेक के सेंटर में से आती है, ठीक है। बॉर्डर कहां पर सिचुएट होगा फिर, सपोज या सॉरी हियर वी हैव टू कंट्रीज, कंट्री ए एंड कंट्री बी, ठीक है। अब यहाँ पर बीच में एक लेक चल रही है, लेक कोई भी वाटर बॉडी, नॉट ओनली लेक, रिवर, व्हाटसोएवर, राइट। तो जो इन दोनों कंट्रीज का बॉर्डर होगा वो बिल्कुल इस वाटर बॉडी के सेंटर में सिचुएटेड होगा, ठीक है, इस वाटर बॉडी के सेंटर में होगा, ठीक है। तो पाकिस्तान ने क्लेम किया, पाकिस्तान क्लेम्स दैट दिस रन ऑफ कच्छ is not actually a land, it is not a land area, but it is a water body, it is a lake, and accordingly, and then Pakistan claimed accordingly the boundary, the border should lie in the center of this run of Kutch, right। तो पाकिस्तान बोलता है कि ये कोई लैंड नहीं है, ये है एक वाटर बॉडी, एक लेक, एंड जो आपका बाउंड्री है, जो बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का, वो इसके सेंटर में होना चाहिए, है ना। सो व्हाट विल हैपन नाउ, इंडिया विल हैव टू, है ना, क्योंकि पूरा रन ऑफ कच्छ का एरिया इंडिया में आ रहा था, ठीक है। तो पाकिस्तान बोलता है सिंस इट इज अ लेक, तो उसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करो और उसका हाफ एरिया दैट यू शुड गिव टू पाकिस्तान, बिकॉज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ कोई भी वाटर बॉडी अगर किस दो कंट्रीज के बीच में होती है तो उसके सेंटर में से आपका बॉर्डर ड्रॉ होता है, ठीक है। सेम थिंग, राइट। Pakistan claimed that run of Kutch was a lake and boundary lies in the middle of the lake as per the international law, as per the international law, ठीक है। On the other hand, what was the claim of India and what is है ना actual reality? See, India claimed that it's not a lake, it's not a water body, it's a marshy land, right। ना ऐसा एरिया जो पानी में डूबा ना, थोड़ा पानी में डूबा हुआ तो रहता है, बट दैट इज नॉट अ वाटर बॉडी, है ना, परमानेंटली वहां पर किसी तरह की वाटर बॉडी नहीं है, ठीक है। तो अब इंडिया बोलता है कि बाउंड्रीज बिटवीन दी सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान एंड गुजरात ऑफ इंडिया, है ना, जो बाउंड्रीज है, जो लैंड बाउंड्रीज है, वो रेड क्लिफ कमेटी के हिसाब से पहले ऑलरेडी दे आर डिमार्केटेड, राइट। India claimed that boundaries are already settled, right? Pakistan does not have any claim over any area in run of Kutch, right? अब क्या होता है कि दोनों कंट्रीज के बीच में इस चीज को लेके टेंशन हो जाती हैं, ठीक है, इस चीज को लेकर टेंशन बढ़ जाती हैं और धीरे धीरे स्कर्मिशेस, है ना, उनके फौजी यहाँ पे इंटरवीन कर रहे हैं, हमारे फौजी वहां पर लड़ रहे हैं ना, थोड़ी वहां पर फायरिंग एक्सेट्रा स्टार्ट हो जाती है। जब वहां पर टेंशन ज्यादा हो जाती है तो ब्रिटिश, है ना, उस टाइम ब्रिटेन के, यूके के प्राइम मिनिस्टर थे हैरोल्ड विल्सन, ठीक है। हैरोल्ड विल्सन वो बीच में इंटरवीन करते हैं, मीडिएट करते हैं और ये डिसाइड होता है कि अगर इफ बोथ द पार्टीज, अगर इंडिया और पाकिस्तान किसी भी एग्रीमेंट पे, है ना, with respect to this dispute, run of Kutch dispute, if both the parties, India and Pakistan, are unable to reach at any agreement, then the matter shall go to an arbitration panel, ठीक है, arbitration panel, right। उसमें क्या होगा, एक थर्ड पार्टी होगी
वो है ना, देयर इज अ पैनल ऑफ, है ना, न्यूट्रल पैनल दैट विल डिसाइड एंड बोथ द पार्टीज, बोथ द कंट्रीज शैल हैव टू एक्सेप्ट द डिसीजन, ठीक है। तो अब उन्होंने बोला कि ये डिसाइड हुआ कि अगर दोनों कंट्रीज आपस में एग्रीमेंट पे किसी पे नहीं पहुंचते हैं तो अब हम क्या करेंगे, एक आर्बिट्रेशन पैनल अपॉइंट करेंगे एंड दैट विल डिलीवर इट्स वर्डिक्ट, है ना, वो कुछ इसका सॉल्यूशन निकालेगा और दोनों कंट्रीज उसको एक्सेप्ट करेंगे। सो ऑब्वियसली, है ना, इंडिया एंड पाकिस्तान दे वर नेवर गोना सेटल, उनके बीच में तो कोई एग्रीमेंट होने वाला था नहीं। तो फाइनली क्या होता है कि ये जो आर्बिट्रेशन पैनल था उसके अकॉर्डिंग 900, है ना, 900 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड इंडिया हैड टू गिव टू पाकिस्तान, ठीक है। सो इस पैनल की जजमेंट, पैनल के अकॉर्डिंग इंडिया ने अल्टीमेटली रन ऑफ कच्छ में 900 के स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान को दे दिया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, राइट। इट इज एक्चुअली 910 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर, राइट। सो है ना, द अवार्ड वाज इन माइल्स, सो है ना, सो obviously the numbers are not important, है ना, you should have a basic idea about the situation, right। so एक ऐसा मौका भी था जब, है ना, इंडिया और पाकिस्तान ने एक अपना बॉर्डर डिस्प्यूट, एक अपना लैंड डिस्प्यूट सिंपली, है ना, बाय आर्बिट्रेशन सॉल्व कर लिया था, है ना। सो समटाइम्स दे कैन हैव यू गिव यू अ क्वेश्चन, ना, वो आपको मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, वहां पर यू कैन यूज दिस एज अ रिकमेंडेशन कि भाई यू कैन कोट दिस एग्जांपल कि रन ऑफ कच्छ का डिस्प्यूट था, आर्बिट्रेशन पैनल सेट हुआ और उसके जो भी उसका अवार्ड था उसके हिसाब से हमने पीसफुली सेटल कर लिया था मामला, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कंट्रोवर्सी, द कॉन्फ्लिक्ट फॉर द demarcation of boundary in run of Kutch, right। So obviously it was a marshy land and Pakistan did not have any claim, पर है ना, उन्होंने क्लेम किया और जब टेंशन ज्यादा बढ़ी तो we had to give 900 square kilometers to Pakistan। Is it clear? Is it clear? So this was one of the major foreign policy related events during the tenure of Lal Bahadur Shastri। Then next is the war of 1965, the war of 1965। see, again the modus operandi of the war was similar to that of 1947 1948, right। Pakistan, है ना, they perceived India's weakness because Pakistan US का ally था, है ना, India was a newly independent country, है ना, without joining any blocs and all, right। तो अब क्या होता है, यहाँ पर आपका पाकिस्तान फिर से एक वॉर इनिशिएट करता है इंडिया में, ठीक है, और दे एक्चुअली कैप्चर सम टेरिटरीज इन J&K, जम्मू एंड कश्मीर। तो बेसिकली जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट थी, जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, उनका प्लान था कि हम अटैक करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में जैसे हमने 1947-8 में किया था, और वहां पे जो लोकल्स हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर के लोकल्स हैं, दे विल आल्सो सपोर्ट अस, ठीक है। they were hoping, they were optimistic about the support coming from the local people of J&K, right। so with the same agenda, just like what they did in 1947, they repeated the same in 1965, right। so what India did when पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान ने एक सरप्राइज अटैक यहाँ पर किया और कुछ टेरिटरीज हमारी कैप्चर कर ली J&K में। तो what India did, है ना, इंडिया ओपन है सेकंड फ्रंट इन पंजाब, है ना, पंजाब वाली तरफ से हमने एक दूसरा फ्रंट वॉर का खोल दिया, एक नया थिएटर वॉर का हम वहां पर ओपन कर देते हैं और हम हमारी फोर्सेस लाहौर की तरफ को मार्च करना स्टार्ट कर देती हैं, राइट। आवर फोर्सेस स्टार्ट मार्चिंग टुवर्ड्स लाहौर, राइट। नाउ अगेन इंटरनेशनल, है ना, अगर इंटर ग्लोबल स्केल पर हम देखें तो इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, नॉट दैट पावरफुल। तो अब और कोल्ड वॉर का एरा चल रहा है, ठीक है, कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा है, तो ऑब्वियसली आपके जो ग्लोबल, है ना, टू पावर ब्लॉक्स वर देयर, सो दे शैल ट्राई टू मीडिएट, है ना, दे शैल ट्राई टू इंटरवीन कि हम मीडिएट करके इनका मामला सुलझाते हैं जिससे हमारी एक इमेज, पॉजिटिव इमेज बने इन दोनों कंट्रीज में, ठीक है। तो सोवियत प्रीमियम, है ना, सोवियत रिपब्लिक, सोवियत यूनियन का जो प्रीमियम थे
आपके कोसिजिन, राइट, दे इनवाइटेड, कोसिजिन जो था वो लाल बहादुर शास्त्री एंड अयूब खान जो मिलिट्री डिक्टेटर था आपका पाकिस्तान का, ठीक है, इन दोनों को टैशकेंट है ना, टैशकेंट में इनवाइट करता है कि यहाँ पर आओ, यहाँ पर आकर बात करो और अपना मामला सुलझाओ, ये फालतू की लड़ाई लुड़ाई मत करो, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर फिर से एक फुल फ्लैश्ड वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच स्टार्ट हो जाती है, सो बाय द इंटरवेंशन ऑफ द सोवियत प्रीमियर, है ना, बेसिकली सोवियत इज प्रेजेंट डे रशिया एंड अदर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, राइट। सो सोवियत यूनियन का जो प्रीमियर था कोसिजिन, वो इनवाइट करता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री को और अयूब खान को, राइट। एंड फाइनली दिस ताशकेंट एग्रीमेंट, है ना, दिस ताशकेंट एग्रीमेंट वाज साइंड, ठीक है। तो एज यू नो, है ना, इस एग्रीमेंट को साइन करने जब लाल बहादुर शास्त्री आपके ताशकंद जाते हैं तो वहां पर उनकी डेथ भी हो जाती है मिस्टीरियस अंडर, है ना, अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस, राइट। सो ये साइन हो जाता है एंड सिंस वी नो, है ना, हमारी आर्मी, हमने काफी अंदर तक हम पाकिस्तान के पंजाब रीजन में घुस गए थे, तो वहां पे हमने काफी एरियाज कैप्चर भी कर लिए थे। तो अंडर दिस एग्रीमेंट क्या होता है, इंडिया को वो सारा, वो जितना भी हमने एरिया पाकिस्तान का कैप्चर किया था वो हमें वापस देना पड़ता है, वी हैव टू रिटर्न दैट एरिया, राइट। सो दैट वाज दिस ताशकंद एग्रीमेंट एंड दिस वॉर ऑफ 1965 that happened during the tenure of Lal Bahadur Shastri. So what are the two major events that happened, that took place during the tenure of Lal Bahadur Shastri? First of all, obviously the dispute in Run of Kutch, right. Then your Indo-Pakistan War of 1965, right, which was finally sorted by this Tashkent agreement. So na in prelims also they can speed faster, ठीक है। तो अच्छा, इसमें कुछ समझ नहीं आया तो इन प्रीलिम्स एज वेल, है ना, दे कैन समटाइम्स गिव यू अ क्वेश्चन, राइट, है ना, स्टेटमेंट Tashkent agreement recently seen in news or Tashkent with respect to Indian foreign policy, Tashkent agreement, हाँ, is related to, then वो आपको चार ऑप्शंस दे देंगे कि 1 2 3 4, हाँ जी बताओ भाई, ताशकंद एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है, इंडो पाक रिलेशंस, इंडो बांग्लादेश रिलेशंस, इंडो श्रीलंका रिलेशंस, इंडो चाइनीज रिलेशंस, राइट। इस तरह का क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब ठीक है स्पीड, अब तो नहीं है स्पीड, ठीक है। तो व्हाट आर द टू मेजर फॉरेन पॉलिसी इवेंट्स दैट हैपेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो रन ऑफ कच्छ की डिस्प्यूट थी, जहां पर हमको 900 किलोमीटर, 900 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, 900 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया देना पड़ा पाकिस्तान को, ठीक है ना, आफ्टर दी अवार्ड बाय आर्बिट्रेशन पैनल। देन सेकेंडली यहाँ पर 1965 की वॉर होती है जिसको पाकिस्तान इनिशिएट करता है, और इन, है ना, इन दैट, इन द रिस्पॉन्स व्हाट वी डू, हम एक दूसरा थिएटर, है ना, वी ओपन अनदर थिएटर, सेकंड फ्रंट ऑफ वॉर, है ना, इन पंजाब, एंड आवर फोर्सेस, हमारी फोर्सेस लाहौर की तरफ को मार्च करती हैं, ठीक है। फाइनली सोवियत प्रीमियर जो होते हैं वो इसमें इंटरवीन करते हैं, दोनों पार्टीज को, अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद बुलाते हैं, वहां पर एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसके अकॉर्डिंगली हमारी फोर्सेस यहाँ से हट जाती हैं, वापस आ जाती है, और हमने जो भी पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में एरियाज कैप्चर किए होते हैं हम उसको वापस दे देते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ योर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। एनी डाउट इन दिस, any doubt in this, is it clear? Okay, now see, next is Indira Gandhi. During the tenure of Jawaharlal Nehru, we have, during the tenure of Jawaharlal Nehru, we have idealist, है ना, sort of idealistic foreign policy. ऑन दी अदर हैंड अगर हम इंदिरा गांधी की फॉरेन पॉलिसी देखेंगे, इट इज मोर प्रैग्मेटिक, है ना, मोर प्रैग्मेटिक, मोर रियलिस्ट, राइट,
वो सिचुएशन के हिसाब से शफल कर रही हैं, ठीक है। हम नेहरू जी क्या बोलते हैं कि हम ना यूएस की तरफ बैठेंगे ना हम सोवियत की तरफ बैठेंगे, विल बी न्यूट्रल, विल नॉट ज्वाइन एनी ब्लॉक, है ना, विल नॉट बी टिल्टेड टुवर्ड्स एनी ब्लॉक। एक आइडियलिस्ट, है ना, जैसे कि हम सड़क पे चले हुए हैं, एक आइडियलिस्ट बंदा सड़क पे जा रहा है, वो देखता है कि पर्सन ए एंड पर्सन बी आर फाइटिंग, दो लोगों की लड़ाई हो रही है, तो वो बोलेगा कि नहीं भाई, हम क्या करेंगे, इन दोनों को लड़ने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इनकी लड़ाई होती है, होने दो। और एक रियलिस्ट क्या करेगा कि जाओ ठीक है, अच्छा ये लड़ रहे हैं, इसमें से मुझे कहां से फायदा हो रहा है, मैं अपना फायदा देखूंगा, ठीक है। चलो, नाउ नेक्स्ट इज द फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इंदिरा गांधी। सो ऑब्वियसली मेजर इवेंट दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इंदिरा गांधी इज द इंडो पाक वॉर ऑफ 1971, और है ना ऑल्सो कॉल्ड बांग्लादेश वॉर और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर इवेंट्स। सो क्या होता है कि अच्छा पहले आप मैप देख लो, है ना, सी 1947 में when India was when they was बदले में लगा दो शास्त्री जी, जीएन की टेरिटरी क्यों नहीं लेते वहां पे, ऐसी कंडीशन क्यों नहीं रहे। हाँ दैट इज ऑब्वियसली, है ना, ये बहुत ज्यादा है ना एक कंट्रोवर्शियल बात है ना, शास्त्री जी की डेथ भी हो जाती है वहां पे, तो ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस वी डोंट नो, है ना, कि क्या बात वहां पर हुई और क्या सेटलमेंट हुई, लेकिन फाइनली हम यहाँ पर जहाँ भी लाहौर तक घुसे हुए थे हमने वापस कर दिया वो एरिया, ठीक है। और नाउ ठीक है, नाउ सी इंडिया का पार्टीशन होता है 1947 में, राइट, इंडिया पार्टीशन। तो एक एरिया बनता है जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, दिस इज कॉल्ड वेस्टर्न पाकिस्तान, राइट, एंड दिस प्रेजेंट डे बांग्लादेश, जहां पर आज बांग्लादेश है, दिस इज कॉल्ड ईस्टर्न पाकिस्तान, ठीक है। दो पाकिस्तान बनते हैं, है ना, इंडिया, तो इन दोनों को मिलाकर बनता था पाकिस्तान, दिस इज वेस्टर्न पाकिस्तान, दिस इज ईस्टर्न पाकिस्तान, ठीक है। अब ये है उर्दू स्पीकिंग मेजोरिटी का पीपल का एरिया, ठीक है। दिस वेस्टर्न पाकिस्तान इज उर्दू स्पीकिंग मेजोरिटी, यहाँ पर मैक्सिमम लोग उर्दू बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड दिस ईस्टर्न पाकिस्तान, जहां पर है ना द प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, दैट वाज बांग्ला स्पीकिंग, राइट, बंगाली स्पीकिंग, बांग्ला पीपल, राइट। सो ऑब्वियसली है ना कल्चरल डिफरेंसेस है, कल्चरल है ना यूनिफॉर्मिटी इज नॉट देयर, राइट। ये इन लोगों की लैंग्वेज है बंगाली, है ना, राइट, एंड इन लोगों की लैंग्वेज है उर्दू, राइट, टू, है ना, एंड ऑब्वियसली है ना एथनिकली आल्सो दीस पीपल आर डिफरेंट, राइट। सो लीव दैट अपार्ट। तब अब जो यहाँ पर उर्दू स्पीकिंग, ऑब्वियसली एरिया वाइज दिस वन इज लार्जर एंड दिस इज स्मॉलर, ओके, बट है ना पॉपुलेशन दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सी नाउ व्हाट हैपेंस, जो आपके यहाँ पर वेस्टर्न पाकिस्तान के लीडर्स हैं, यहाँ के मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं, यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, दे वर इम्पोजिंग, है ना, दे वर इम्पोजिंग देयर कल्चर ऑन देम, राइट। They were not in favor of sharing equal political power to this area, right। वो नहीं चाहते थे कि हम इक्वली इस एरिया को, ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों को, बंगाली स्पीकिंग लोगों को पॉलिटिकल पावर शेयर करें, पॉलिटिकल ऑफिसेस शेयर करें। अपार्ट फ्रॉम दैट वो अपनी कल्चर और लैंग्वेज उर्दू इन पर इम्पोज कर रहे थे, राइट। दे ऑल्सो वर ट्राइंग टू इम्पोज उर्दू ऑन द पीपल ऑफ ईस्टर्न पाकिस्तान, राइट। सो नाउ व्हाट हैपेंस, जी अब क्या होता है कि अच्छा पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी कि वहां पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप ही रहती है ना। तो दिसंबर 1970 में पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं, राइट। एंड इन वेस्टर्न पाकिस्तान, है ना, दो पाकिस्तान थे ना, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न, राइट। ईस्टर्न पाकिस्तान इज प्रेजेंट डे बांग्लादेश, ना, बंगाली स्पीकिंग, है ना, बंगाली स्पीकिंग पीपल आर इन मेजोरिटी देयर। ऑन द अदर हैंड वेस्टर्न पाकिस्तान उर्दू स्पीकिंग। नाउ सी व्हेन द रिजल्ट्स ऑफ दीज इलेक्शंस आर रिवील्ड, जब इस इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं तो वेस्टर्न पाकिस्तान में
वेस्टर्न पाकिस्तान के पीपीपी पीपल्स है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फिकर अली भुट्टो है ना, बेनीजीर भुट्टो के पिता जुल्फिकर अली भुट्टो वेस्टर्न पाकिस्तान में ही विंस 88 आउट ऑफ 144 सीट्स, राइट। 144 में से 88 सीट्स पीपीपी पार्टी है ना, पीपीपी पार्टी इन वेस्टर्न पाकिस्तान सिक्योर्स 88 आउट ऑफ 144 सीट्स, राइट। सिमिलरली आपके ईस्टर्न पाकिस्तान में क्या होता है, देयर इज अ पार्टी अवामी लीग है ना, दिस पार्टी इज स्टिल इन पावर इन बांग्लादेश है ना, शेख हसीना, राइट। सो देयर इज दिस गाय नेम्ड शेख मुजीबुर रहमान, राइट, शेख मुजीबुर रहमान ऑफ अवामी लीग, वो वहां पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी है ना 167 सीट्स जीतता है, ठीक है। तो अवामी लीग इन ईस्टर्न पाकिस्तान विंस 167 सीट्स, राइट। हियर जुल्फिकर अली भुट्टो विंस 88 आउट ऑफ 144 सीट्स, राइट। नाउ टेक्निकली इफ वी सी बाय द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, इफ वी सी आपके हिसाब से इनमें इन दोनों में से किसको गवर्नमेंट बनानी चाहिए, हु शुड बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इफ दीज आर द रिजल्ट्स, one party is winning these many seats, another party is winning these many seats, according to you who should form the government, who should form the government in center, which one? Okay, Awami League, right, Awami League, but obviously Awami League क्या है आपकी, it is from eastern Pakistan, Bengali speaking majority people, right, Bengali speaking people. Now जो पाकिस्तान का मिलिट्री डिक्टेटर है याया खान, ठीक है, पाकिस्तान मिलिट्री डिक्टेटर, उसको अवामी लीग को इनवाइट करना चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए, ठीक है, दिस शेख मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इनवाइट करना चाहिए, लेकिन डिड दैट हैपन? नो, राइट, डिड दैट हैपन? नो। आपके जो मिलिट्री डिक्टेटर है एंड अपार्ट फ्रॉम हिम ऑब्वियसली जो पीपीपी के हेड हैं जुल्फिकर अली भुट्टो, they were not in favor of sharing political power with a Bengali, right? वो एक बंगाली आदमी है को प्राइम मिनिस्टर देख के राजी नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि ईस्टर्न पाकिस्तान का बंगाली स्पीकिंग मेजोरिटी एरिया का कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर बने, राइट। सो बोथ दिस मिलिट्री डिक्टेटर एंड दिस है ना पीपल्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फिकर अली भुट्टो, they were not in favor of sharing political power, political office with this guy named Sheikh Mujibur Rahman, right? So instead of inviting Mujibur Rahman or Awami League to form government at center, what the Yahya Khan does, rather than है उनको अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट करने की बजाय याह्या खान जो मिलिट्री डिक्टेटर था, व्हाट ही डज, वो आपके पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा देता है, बेसिकली ईस्टर्न पाकिस्तान में मिलिट्री लॉ लगा देता है, मार्शल लॉ लगा देता है, और देयर इज लेफ्टिनेंट जनरल टीका खान उसको ईस्टर्न पाकिस्तान का गवर्नर नियुक्त कर देता है ना, उसका गवर्नर अपॉइंट कर देता है टीका खान को, ठीक है। अब जो अवामी लीग के वो थे लीडर थे, द लीडर ऑफ अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है एंड दे टेक हिम टू वेस्टर्न पाकिस्तान, राइट, ईस्टर्न पाकिस्तान से अरेस्ट करके उसको वेस्टर्न पाकिस्तान में जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। टेक्निकली दिस गाय शुड हैव बीन इनवाइटेड टू फॉर्म गवर्नमेंट है ना, टू फॉर्म गवर्नमेंट, बट उसको इनवाइट करने की बजाय क्या किया जाता है, अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है, वेस्टर्न पाकिस्तान में। अब वहां पर ईस्टर्न पाकिस्तान में लोग people they come on streets to protest, right, they come on streets to protest against the martial law and the atrocities committed by the Pakistani army on the Bengali people, right। वहां पर है ना काफी ज्यादा दंगे, काफी ज्यादा आर्मी के द्वारा एट्रोसिटीज की जाती है उन लोगों पर, है ना, एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज जेनोसाइड होता है वहां पर बंगाली स्पीकिंग लोगों का। लेकिन है ना अब जब हमारे पड़ोस में, इंडिया के पड़ोस में इतनी बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रही है, ठीक है, देयर इज अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस दैट इज हैपनिंग इन ईस्टर्न पाकिस्तान एंड ऑब्वियसली है ना, ऑब्वियसली वी आर शेयरिंग बॉर्डर विद दैट एरिया, राइट, वी आर शेयरिंग बॉर्डर विद दैट एरिया। सो नाउ व्हाट विल हैपन, जब किसी भी एरिया में
जब किसी भी एरिया में किसी भी तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो वहां के लोग वहां से ना they seek asylum in neighboring countries or neighboring states, right? So same thing, the Bangladeshi refugees, they started entering India, right? Basically the state of, basically the Indian state of West Bengal, right? So आपके यहाँ पर you can see in map here, this is Eastern Pakistan, this is your Eastern Pakistan. Now martial law has been imposed by Pakistani military dictatorship here. Now people are fleeing here. Why? Because genocide by Pakistani army is being organized here, right? So people are entering this neighboring Indian state of West Bengal. ठीक है, पाकिस्तान से वेस्टर्न ईस्टर्न पाकिस्तान से लोग आकर आपके वेस्ट बंगाल में आकर रिफ्यूजीज की तरह घुसना शुरू कर देते हैं. अब व्हाट इज नेक्स्ट? So at that time around 12 million, ना लगभग 12 मिलियन जैसे लेमैन को बढ़ाते हैं ना, ऐसे प्लान ऐसे बच्चों के दे नो नथिंग, बिल्कुल बेसिक. ठीक है, कर स्टार्ट. हो गया कनेक्ट. शेख मुजीबुर रहमान कौन थे इस पाकिस्तान? हाँ ठीक है, मुजीबुर रहमान ऑब्वियसली है ना, जैसा मैंने आपको बताया अवामी लीग जो ईस्टर्न पाकिस्तान में बंगाली स्पीकिंग मेजोरिटी एरिया में आपकी पार्टी थी, उसके लीडर थे, है ना. उन्होंने ही हैड गॉट, उनकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी आपकी ईस्टर्न पाकिस्तान में, ठीक है. लेकिन आप उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने की बजाय पाकिस्तान की मिलिट्री डिक्टेटरशिप क्या करते हैं, उनको उठाकर जेल में डाल देते हैं और ईस्टर्न पाकिस्तान में जहां पर आज के टाइम में बांग्लादेश है उस एरिया में मार्शियल लॉ इंपोज कर देते हैं, मार्शियल लॉ लगा देते हैं. ठीक है जी. अब व्हाट आर द रिपरकशंस ऑफ इम्पोजिंग मार्शियल लॉ? अब एक एरिया में मिलिट्री लॉ लगा हुआ है, मिलिट्री पूरी तरह से जुल्म कर रही है, लोगों पर मारपीट कर रही है, दुकानों को जला रही है, रेप एंड ऑल, एवरीथिंग इज हैपनिंग, राइट? एवरीथिंग इज हैपनिंग इन दैट रीजन. तो अब क्या होगा, इंडिया में रिफ्यूजीज आएंगे. जब इंडिया में रिफ्यूजीज आएंगे तो ऑब्वियसली उन 12 मिलियन इज लाइक, है ना, 1,20,00,000 लोग. ठीक है, 1,20,00,000 लोग एक, है ना, 1970 में, तब तो इंडिया, है ना, तब इंडिया के पास खुद के लोगों को खिलाने के लिए वो नहीं था, अनाज नहीं था. ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन तभी स्टार्टिंग फेज में था. ठीक है, तो अब क्या होता है कि इतने लोगों को हम खिलाएं कैसे, हाउ टू फीड दीज पीपल, है ना. इन लोगों को शेल्टर कहां पर दें, इनको एम्प्लॉयमेंट कहां पर दें. ठीक है, और है ना 1 करोड़, है ना, 1,20,00,000 पीपल. ठीक है, सो नाउ सी, इन लोग, इतने लोगों का एकदम से हमारे ऊपर बर्डन पड़ जाता है, और वो बर्डन भी किसके ऊपर, सिर्फ एक स्टेट वेस्ट बंगाल वाले एरिया एंड ऑब्वियसली जो आपके वहां पर नॉर्थ ईस्टर्न असम एसेट्रा जो स्टेट्स हैं दैट आर सराउंडेड, है ना, दैट आर सराउंडिंग बांग्लादेश नाउ, राइट. तो आप अभी भी देखते हैं कि उन एरियाज में इंसर्जेंसी होती है, उन एरियाज में जो लोकल ट्राइबल लोग हैं वो आउटसाइडर को आने पे परेशान है कि आउटसाइडर्स आकर हमारी कल्चर और हमारी लैंग्वेज को डाइल्यूट कर रहे हैं ना, उसके लिए खतरा है. ठीक है, तो अब जब एकदम से इतने, है ना, 1-2-3 महीनों के अंदर, है ना, थोड़े से टाइम पीरियड के अंदर ही 1,20,00,000 लोग, अगर 1,20,00,000 लोग अगर आपके देश में घुस आएंगे तो दैट इज अ इशू फॉर यू, है ना, आपके लिए एक बहुत बड़ा इशू है. फिर वो आप पाकिस्तान का इंटरनल मैटर नहीं रहता है. ठीक है, दैट इज नॉट इंटरनल मैटर ऑफ पाकिस्तान एनीमोर. ठीक है, वो पाकिस्तान के अंदर की बात नहीं रही, क्योंकि उसका असर हमारे ऊपर पड़ रहा है. क्या असर पड़ रहा है? इकोनॉमिक स्ट्रेन ऑन इंडिया. ठीक है, हम हाउ टू फीड दीज पीपल, इनको कहां पर रखें, कहां पर इनको खिलाएं, क्या खिलाएं, और 1,20,00,000 लोगों का हम करें क्या. ठीक है, हाउ टू सस्टेन दीज मैनी पीपल हियर इन इंडिया, है ना. इतने सारे रिफ्यूजीज को हम कितने ही दिन तक रख सकते थे, सदाबहार तो रख नहीं सकते थे, है ना. उसके अलावा
अब जहां पर रिफ्यूजीज आते हैं तो वहां पर ना लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज बहुत ज्यादा जनरेट हो जाते हैं। क्यों? रिफ्यूजीज आएंगे जो है ना, वो पहली एक तरह से वल्नरेबल लोग होते हैं, ठीक है। किसी तरह की आपके ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, रिफ्यूजीज को इधर से उधर लाने में, उनको बेच रहे हैं, फरोख्त कर रहे हैं, खरीद फरोख्त हो रही है। अच्छा, उसके अलावा चोरी चाक है ना, क्राइम, किसी भी तरह के क्राइम, रेप, चोरी, है ना, क्योंकि गरीब लोग हैं, अपने घर छोड़ के आए हुए हैं, कुछ खाने को नहीं है, तो ऑब्वियसली है ना क्राइम रेट उस रीजन में बढ़ जाएगा, ठीक है। क्राइम रेट बढ़ जाएगा। तो एकदम से इतने सारे लोग जिस स्टेट, अगर एक छोटी सी स्टेट है, इमेजिन पंजाब एक छोटी सी स्टेट है, वहां पे हाँ एग्जैक्टली लाइक रोहिंग्या मुस्लिम, ओके। जैसे पंजाब एक छोटी सी स्टेट है, वहां पर एकदम से रातों रात 2-3 महीने का टाइम में 1 करोड़ 20 लाख लोग आ जाएं। यू कैन इमेजिन द सिनेरियो, हमारी स्टेट में अचानक से 1 करोड़ 20 लाख लोग घुस आए, तो उन लोगों को हम खिलाएंगे कहाँ, रखेंगे कहाँ, और क्राइम कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। और वो हमारी पुलिस के लिए, क्योंकि जितनी स्टेट की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमारे पास पुलिस ठीक है ना। अचानक से पॉपुलेशन इतने पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो पुलिस के लिए भी काफी टफ हो जाएगा वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, चीजों को हैंडल करना, ठीक है। तो जब इतने सारे रिफ्यूजीज ईस्टर्न पाकिस्तान से इंडिया में घुस जाते हैं, तो अब ये पाकिस्तान की अंदरूनी प्रॉब्लम नहीं रह जाती है, ये इंडिया के लिए भी एक इशू बन जाता है, ठीक है। तो नाउ व्हाट इंदिरा गांधी डज, राइट, है ना। अगर मे बी इफ नेहरू वुड हैव बीन देयर, तो वो बोलते कोई बात नहीं, हम इनको रिहैबिलिटेट कर देंगे, इनको खिला देंगे, पिला देंगे, नौकरी दे देंगे, है ना, आइडियलिस्टिक अप्रोच। बट इंदिरा गांधी ऑन दी अदर हैंड, शी हैड अदर प्लान्स, ठीक है। उनके प्लान्स कुछ और थे ना। शी ऑलवेज टुक दिस प्रैग्मेटिक आइडियलिस्ट रियलिस्ट पॉलिसी, राइट, ठीक है। तो इंदिरा गांधी क्या करती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्टर्न कंट्री यूके यूएस एक्सेट्रा, है ना, जो कि बेसिकली द वेस्टर्न ब्लॉक, यूएस ब्लॉक, उन कंट्रीज के दौरे पर जाती है। शी गोज ऑन ए टूर ऑफ दोस कंट्रीज, राइट, एंड व्हाई? टू इन्फॉर्म देम अबाउट द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ठीक है, ह्यूमन राइट ट्रेजेडी दैट इज हैपनिंग इन ईस्टर्न पाकिस्तान। इंदिरा गांधी, सिंस पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान इज एन अलाई ऑफ वेस्टर्न ब्लॉक, राइट, पाकिस्तान यूएस वाले ब्लॉक का एक अलाय था, ठीक है। उसने सीटो और सेंटो, हमने कल पढ़ा था ना, सीटो और सेंटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड ना सेंट्रल एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को ज्वाइन किया था। तो पाकिस्तान आपका यूएस का अलाय होता है, और वो है ना, वो ऑब्वियसली इंदिरा गांधी उन्हीं कंट्रीज के पास जाती है, उनके लीडर्स के पास जाती है, और उनको बताती है देखो भाई क्या हो रहा है, ये व्हाट इज हैपनिंग इन ईस्टर्न पाकिस्तान, पाकिस्तानी आर्मी इज कमिटिंग एट्रोसिटीज, पाकिस्तानी आर्मी इन लोगों के ऊपर जुल्म कर रही है, मिलिट्री लॉ लगाया हुआ है, और उस वजह से वो लोग हमारे इंडिया में घुसते हुए आ रहे हैं, और एकदम से करोड़ से भी ज्यादा लोग इंडिया में घुस गए हैं। अब इस चीज का क्या हल है, ठीक है। सो मीनवाइल, है ना, देन इंदिरा गांधी इज ऑन दिस टूर, जब इंदिरा गांधी लीडर्स को मिलके इनको ह्यूमन राइट्स अब्यूज की बात करती है, इनके बारे में अवेयर करती है, ह्यूमन राइट्स के बारे में, द क्राइसिस दैट इज हैपनिंग इन ईस्टर्न पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान में होने वाली क्राइसिस के बारे में अवेयर करती है, तो साइमल्टेनियसली वो इंडियन आर्मी को ऑर्डर देती है, इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म करती है कि दैट यू शुड प्रिपेयर फॉर मिलिट्री इंटरवेंशन, कि भाई आप लड़ाई के लिए, जंग के लिए, अगर आप हो सकता है कि हमें पाकिस्तान के साथ जंग करनी पड़े, लड़ाई करनी पड़े, वॉर पे जाना पड़े, सो यू शुड ऑल्सो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। दिस इज क्लियर, कितना समझ आ रहा है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने 2 प्रोंग्ड एक स्ट्रेटेजी अपनाई। पहला, वो जाकर वेस्टर्न कंट्रीज के लीडर्स को मिलती है, उनको इन्फॉर्म करती है, और एक तरह की कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करती है, उनको एक तरह का मैसेज देने की कोशिश करती है कि आपके ईस्टर्न पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी इज कमिटिंग ह्यूमन राइट अब्यूज, ठीक है, वहां पर लोगों पर एट्रोसिटीज, उन पर जुल्म हो रहा है पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, ठीक है। नाउ simultaneously our army is also preparing for war, right, military intervention। तो दिसंबर, है ना, हमारी आर्मी ने भी, वी हैड आल्सो डिसाइडेड कि सिंस
देखो उस टाइम पर क्या हो रहा था कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस काफी अच्छे थे, और ऑब्वियसली यूएस और चाइना के रिलेशंस भी इंप्रूव हो रहे थे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एंड चाइना के रिलेशंस अच्छे थे, और पाकिस्तान आपका यूएस का एलाई था। तो पाकिस्तान एक तरह से उनके दोनों के बीच में रिलेशंस को बेटर करने के लिए, इंप्रूव करवाने के लिए मीडिएट कर रहा था। तो ऐसे सिनेरियो में, ऐसी सिचुएशन में हमने डिसाइड किया था कि अगर हम किसी तरह का भी मिलिट्री इंटरवेंशन करेंगे तब क्या होगा, हम सर्दियों में करेंगे, क्योंकि उस टाइम आपके हिमालयन पासिस वो बंद होंगे, और जब वो पासिस बंद होंगे तो उससे क्या होगा, वहां पर चाइना उसमें इंटरफेयर, चाइना के वॉर में इंटरफेयर करने के चांसेस कम है। चाइना पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए नहीं आ सकता है। और इवन बिफोर इंडिया स्टार्टेड दी वॉर, है ना, इंडिया ने वॉर स्टार्ट करने से पहले ही, है ना, सपोज दिस इज इंडिया, राइट, ये आपका है ईस्टर्न पाकिस्तान और ये है आपका वेस्टर्न पाकिस्तान, ठीक है, जो भी है ना, ये आपका वेस्टर्न पाकिस्तान है। तो इंडिया इज प्रिपेयरिंग कि हम यहाँ पर अपनी आर्मी भेजेंगे, ठीक है, इंडिया इज प्रिपेयरिंग दैट वी शैल सेंड आवर आर्मी हियर, है ना। तो पाकिस्तान, इंडिया अपनी फोर्सेस को, है ना, जैसे अब रशिया ने जब यूक्रेन पर अटैक किया था तो उसका हमें पहले ही आइडिया लग गया था। क्यों? क्योंकि यूक्रेन, रशिया की फोर्सेस पहले ही यूक्रेन बॉर्डर पर इकट्ठी होना शुरू हो गई थी। वही सेम चीज यहाँ पर है ना, हम अपनी फोर्सेस की जो रेशियो है, हमारी फोर्सेस ऑन दी बॉर्डर विद ईस्टर्न पाकिस्तान, वी वर इंक्रीजिंग दैट, ठीक है, बढ़ा रहे थे। पाकिस्तान को भी एक आइडिया लग गया था। तो व्हाट पाकिस्तान डिड, उन्होंने अपनी तरफ से एक मास्टर कार्ड खेला कि यहां से फोर्सेस को डाइवर्ट करने के लिए, कि इंडियन फोर्सेस को यहां पर आना पड़े, उन्होंने वेस्टर्न बॉर्डर पर अटैक कर दिया, ठीक है। पाकिस्तान अटैक्स ऑन दी वेस्टर्न बॉर्डर ऑन 3 दिसंबर 1971, ठीक है, 3 दिसंबर 1971 पे पाकिस्तान आपके वेस्टर्न बॉर्डर पे अटैक कर देता है, ठीक है जी, इतना समझ आ गया। नाउ मतलब पाकिस्तान बेसिकली इट इनिशिएटेड द वॉर, ठीक है, वॉर स्टार्ट हो चुकी है जो कि पाकिस्तान की तरफ से स्टार्ट की गई है। एंड ऑब्वियसली, है ना, इंडियन आर्मी वाज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, ना, इंडियन आर्मी पहले ही प्रिपेयर्ड थी इस वॉर के लिए। अब देखो यहाँ पे, दिस इज प्रेजेंट डे बांग्लादेश, है ना, और ईस्टर्न पाकिस्तान ऑफ दैट टाइम। तो हियर यू कैन सी, ऑब्वियसली, है ना, नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी देख लो, है ना। चारों तरफ से हम ईस्टर्न पाकिस्तान पे हमारी आर्मी, है ना, जितने भी हमारे सराउंडिंग स्टेट्स हैं ईस्टर्न पाकिस्तान में घुस जाती है, जहां पर आज बांग्लादेश है, ठीक है। तो हमारी आर्मी चारों तरफ से, ऊपर से, है ना, हर डायरेक्शन से इस एरिया में घुस जाती है। और ऑब्वियसली पाकिस्तानी आर्मी के पास ज्यादा चॉइसेस है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये है उनका मेन पाकिस्तान, राइट। एंड अगर उनको यहाँ पे कुछ भेजना है, किसी भी तरह की री इन्फोर्समेंट भेजनी है, कुछ भी हेल्प भेजनी है अपनी फोर्सेस को यहाँ पे, तो कितना लंबा टाइम लगेगा, ठीक है। अचानक से भेज नहीं सकते, हमारे ऊपर से उड़ के जा नहीं सकते, ठीक है। तो अब, है ना, इंडिया को क्या, इंडिया फोर्सेस यहाँ से भेज देगा, यहाँ से भेज देगा, जहां मर्जी से भेज देगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ को चारों तरफ से हमारी आर्मी यहाँ पर घुस जाती है, ईस्टर्न पाकिस्तान में हमारी आर्मी चारों तरफ से घुस जाती है ना, वी एंटर देयर, है ना। एंड फाइनली व्हाट हैपेंस, है ना, पाकिस्तान ने यहाँ पर एक नया फ्रंट चालू किया था, ठीक है। तो हमें बहाना मिल गया यहाँ पर वॉर स्टार्ट करने का, हम अपनी आर्मी को यहाँ पर डाल देते हैं। अब पाकिस्तानी आर्मी इज ऑल्सो एंगेज देयर, उनकी आर्मी को के बंदे भी तो यहाँ पर चाहिए। अब जब खुद वो अपने ही जाल में खुद फंस गए, है ना, उन्होंने यहाँ पे भी लड़ाई स्टार्ट कर दी और यहाँ पर भी लड़ाई स्टार्ट कर दी। अब, है ना, या तो पाकिस्तानी यहाँ पर लड़े या पर यहाँ पर लड़े, किसको बचाएं, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि पाकिस्तानी आर्मी को सरेंडर करना पड़ता है, ठीक है, उनको सरेंडर करना पड़ता है। और इंडिया है ना, इस वॉर में पाकिस्तान को बुरी तरह हरा देता है, ठीक है। इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी को बहुत, है ना, बुरी तरह इस वॉर में हराती है, ठीक है जी। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी जो ट्रूप्स होते हैं, फौजी होते हैं, वो सरेंडर कर देते हैं 1961 की वॉर में, ठीक है। और फाइनली जो ईस्टर्न पाकिस्तान है उसका एक न्यू बंगाली मेजोरिटी नेशन स्टेट, है ना, एक स्टेट, नए राज्य, नए देश के रूप में
उभरता है, निकलता है, ठीक है, जिसका नाम है बांग्लादेश। इज इट क्लियर? इज द होल एपिसोड क्लियर? द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंदिरा गांधी ड्यूरिंग दिस। इंदिरा गांधी ने क्या किया जब ये क्राइसिस के इफेक्ट्स, इस क्राइसिस के स्पिल ओवर इंडिया पर आने लगा, जब रिफ्यूजीज इंडिया में आने लगे, तो व्हाट इंदिरा गांधी डज, वेस्टर्न लीडरशिप को जाके इन्फॉर्म करती है और आर्मी को प्रिपेयर होने के लिए बोल देती है। और जब फाइनली जब वॉर स्टार्ट होती है तो एज वी नो आर्मी वाज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंड फाइनली व्हाट हैपेंस, इंडिया डिफीट्स पाकिस्तान बैडली, है ना, सॉरी नहीं, एन इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द वॉर ऑफ 1971 और इंदिरा गांधी की लीडरशिप के टाइम का, इंदिरा गांधी की लीडरशिप के टाइम का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है, देखिए, इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, ठीक है। जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे तो हमने डिसाइड किया था कि वी विल नॉट ज्वाइन एनी ब्लॉक। हाउ मेनी ब्लॉक्स वर देयर? 2 आइडियोलॉजिकल ब्लॉक्स वर देयर, यूएस एंड यूएसएसआर, यूएस एंड यूएसएसआर, 2 आइडियोलॉजिकल ब्लॉक्स वर देयर, है ना, एंड वी हैड डिसाइडेड दैट वी विल नॉट ज्वाइन एनी ऑफ देम, राइट। ना तो हम किसी तरह की ट्रीटी यूएसएसआर के साथ साइन करेंगे, ना यूएस के साथ साइन करेंगे। लेकिन क्या होता है कि इंदिरा गांधी, है ना, इस वॉर से ठीक पहले हम यूएसएसआर के साथ, सोवियत, है ना, जिसको रशिया भी बोल देते हैं कई बार, है ना, जनरल टर्म्स में, हम रशिया या फिर सोवियत यूनियन के साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं, जिसकी हमारे को इस वॉर के टाइम में बहुत हेल्प मिलती है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो था आपका अलाई था यूएस एंड चाइना एंड ऑल दैट, है ना, ठीक है, यूएस और वेस्टर्न ब्लॉक का पाकिस्तान अलाई था। तो जब ये दो यूएस वाला ब्लॉक उस वॉर में हो सकता है कि हमें प्रेशराइज करे, किसी तरह का हम पर दबाव डाले, तो उसके लिए प्रिपरेशन इंदिरा गांधी की फॉरेन पॉलिसी में क्या थी कि हमने यूएसएसआर के साथ, सोवियत के साथ पीस ट्रीटी साइन कर ली थी, ठीक है, पीस ट्रीटी साइन कर ली थी, पीस एंड फ्रेंड, है ना, द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड सोवियत यूनियन, राइट। तो इसके पीछे मेजर रीजंस क्या थे, क्यों हमने साइन की ये ट्रीटी? ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान जो हमारा एक एनिमी स्टेट था, उसने दूसरा ब्लॉक ज्वाइन कर लिया था, ठीक है, यूएस और वेस्टर्न ब्लॉक ज्वाइन कर लिया था। अब ये वेस्टर्न ब्लॉक, है ना, पाकिस्तान के फेवर में हमारे ऊपर कभी भी प्रेशर बना सकता है, कभी भी पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए आ सकता है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, ग्लोबल, है ना, इन 1970s 1970 के दशक के दौरान क्या आपका क्या होता है कि ग्लोबली जो जितने भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाले कंट्रीज थे, जिन्होंने इनिशियली ये डिसाइड किया था कि वी विल नाइदर ज्वाइन दिस नॉर ज्वाइन दिस, हम ना तो यूएस वाला ब्लॉक ज्वाइन करेंगे, ना ही हम यूएसएसआर वाला ब्लॉक ज्वाइन करेंगे, ठीक है। These NAM countries, right, they will not join, है ना। तो 1970s में ये नेचुरली सोवियत यूनियन की ओर सिंपैथेटिक हो जाते हैं, इनका झुकाव सोवियत यूनियन और यूएसएसआर की तरफ होने लग जाता है, ठीक है। अच्छा, 1979 में जो नैम समिट हुआ था, जो इन कंट्रीज की, नैम कंट्रीज की मीटिंग हुई थी हवाना में, हवाना कहां पर है आपका, क्यूबा में, ठीक है। हवाना में जो नैम समिट हुआ था 1979 में, उसमें क्यूबा, ऑब्वियसली जो कंट्री है ना, जैसे इंडिया ने इस बार G20 होल्ड किया, तो हमने होस्ट किया, तो हम उसके वो थे, होस्ट थे, तो है ना, उस हिसाब से हम स्टेटमेंट वगैरह देते हैं ना, हमारा प्राइम मिनिस्टर और जो भी होते हैं फंक्शनरीज। सो सिमिलरली हियर क्यूबा में आपका 1979 का नैम समिट होता है, तो उसमें भी उन्होंने बताया था कि जो आपका सोवियत यूनियन है, दैट इज अ नेचुरल एलाई, कि हमें जरूरी नहीं है कि हम कोई भी ब्लॉक ज्वाइन ना करें, है ना, हमें यूएसएसआर, सोवियत यूनियन की तरफ थोड़ा अपना टिल्ट लेना पड़ेगा, उन्होंने नेचुरल एलाई बोला था। तो 1970s के दौरान इन जनरल ही आपका नैम कंट्रीज के बीच में
प्रो यूएस, प्रो रशिया और प्रो यूएसएसआर, प्रो सोवियत एक तरह से टिल्ट था, ठीक है। सो उसका एक हिस्सा ये भी हुआ कि इंडिया दैट इज वन ऑफ द मेजर, है ना, दैट इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीज इन दिस NAM, in this non alignment movement, right, है ना, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ दिस मूवमेंट, वो भी इसको ज्वाइन कर लेती है ना, वो भी यूएसएसआर के साथ एक ट्रीटी साइन करती है। और उस ट्रीटी में लिखा क्या था, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ दैट ट्रीटी, उस ट्रीटी में लिखा था कि इमीडिएट म्यूचुअल कंसल्टेशन, ठीक है, वहां पे प्रोविजन था इमीडिएट म्यूचुअल कंसल्टेशन इन इवेंट ऑफ आइदर कंट्री फेसिंग अ मिलिट्री थ्रेट एंड अडॉप्ट अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव मेजर्स, राइट। क्या था कि अगर, है ना, अच्छा ये किस किस के बीच में साइन हुआ है, एक तरफ एक पार्टी है इंडिया, एक है सोवियत यूनियन, राइट। तो इस ट्रीटी के हिसाब से, इस ट्रीटी के हिसाब से अगर एनी ऑफ द कंट्री, आइदर ऑफ द कंट्री, अगर इंडिया या सोवियत यूनियन किसी भी तरह का मिलिट्री थ्रेट, है ना, किसी भी तरह का मिलिट्री थ्रेट फेस करती है, उन पर किसी भी तरह का मिलिट्री थ्रेट का खतरा होता है, तो दोनों कंट्रीज आपस में इमीडिएट मींस, है ना, उसी टाइम, राइट, इमीडिएटली दे विल कंसल्ट विद ईच अदर, है ना, हम बात करेंगे और फटाफट एक्शन लेंगे, है ना, जो भी इफेक्टिव मेजर्स होंगे, जिन भी एक्शन, जो भी मेजर्स लेने की जरूरत होगी, हम फटाफट वो मेजर्स लेंगे, ठीक है, वो एक्शन हम लेंगे, राइट। इज इट क्लियर? सो दिस वाज इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1971, है ना, ये इस वॉर से बिल्कुल पहले, है ना, 1971 में इंदिरा गांधी ने साइन कर दी थी सोवियत यूनियन के साथ, ठीक है जी। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ सी, नाउ व्हाट हैपेंस, इंडिया का पूरा क्रिटिसिज्म भी होगा, है ना, इंडिया का क्रिटिसिज्म भी होगा। सर सेकंड पॉइंट रिपीट, कौन सा, ओके, दिस पॉइंट, ठीक है, थोड़ा एक ना ब्रीफली दोबारा से रिपीट कर देते हैं, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, है ना। तो जैसे नैम था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, उनकी हर साल समिट होती है, एक मीटिंग होती है सभी नैम कंट्रीज की। तो जो 1979 की मीटिंग थी, उसमें भी क्यूबा ने बोला था कि जो यूएसएसआर है, बेसिकली इनिशियली नैम का, हाँ, इनिशियली नैम का मकसद क्या था, दिस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का क्या मकसद था कि ये कंट्रीज ना तो यूएस को ज्वाइन करेंगे, ना ही यूएसएसआर को ज्वाइन करेंगे। लेकिन जब इन कंट्रीज की आपस की मीटिंग होती है 1979 में हवाना में, क्यूबा में, तो क्यूबा की जो गवर्नमेंट है वो डिक्लेयर करती है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें किसी को भी ज्वाइन नहीं करना है, हमारा जो यूएसएसआर है वो तो एक तरह से नेचुरल अलाई है, हमें तो उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, उनके साथ मिलना चाहिए, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, एक तरह से एक सेरेमोनियल सपोर्ट, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली क्यूबा वाज आल्सो अ कम्युनिस्ट कंट्री बाय देन, राइट। क्यूबा भी एक कम्युनिस्ट कंट्री थी, तो वो तो वही रागा लापेगे, है ना, ठीक है। सो बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस पॉइंट, है ना, इन दोनों पॉइंट का बेसिक आइडिया है कि इंडिया वाज नॉट द ओनली कंट्री, है ना, इंडिया वाज नॉट द ओनली नैम कंट्री टू टिल्ट टुवर्ड्स, है ना, इंडिया ऐसी इकलौती नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाली कंट्री नहीं थी जो जिसका झुकाव, जिसका रुझान यूएसएसआर और सोवियत यूनियन की तरफ हो रहा था, है ना। बाकी कंट्रीज, लगभग सभी नैम कंट्रीज में ये सेंटीमेंट 1970s के दशक में था, ठीक है। अब क्लियर है? तो फाइनली इस ट्रीटी, इंडिया और सोवियत ट्रीटी साइन करते हैं, जिसमें प्रोविजन होता है इमीडिएट म्यूचुअल कंसल्टेशन का, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इमीडिएट म्यूचुअल कंसल्टेशन एंड, है ना, इफेक्टिव मेजर्स, है ना, whatever are the effective or required measures that should be taken, right? Now is it clear? कोई और डाउट इसमें? अच्छा, जब इंडिया सोवियत यूनियन के साथ ये ट्रीटी साइन करती है, तो ऑब्वियसली दूसरे ब्लॉक के लोगों को मिर्ची लगेगी, है ना, दूसरे ब्लॉक के लोगों को थोड़ी तकलीफ होगी, यूएस, है ना, यूएस वेस्टर्न ब्लॉक को तकलीफ होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो यूएस है
वो इस इंडिया के इस स्टेप को क्रिटिसाइज करता है और बोलता है कि दिस इज एन एंड ऑफ इंडियाज नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, जो इंडिया बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था नॉन अलाइनमेंट और न्यूट्रलिटी वगैरह की, वो खत्म हो गया अब, है ना, सब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इंडिया ने इस इनके ओपोनेंट यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप की ट्रीटी साइन कर ली, इसलिए ऑब्वियसली दे विल मेक सच स्टेटमेंट्स। ऑन द अदर हैंड दिस ट्रीटी ऑल्सो सिग्निफाइज, ये ट्रीटी ये भी दिखाती है कि सोवियत यूनियन ने इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई तुम्हारी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी हम मानते हैं, लेकिन इवन आफ्टर दैट यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, एनी काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अस और एनी काइंड ऑफ फ्रेंडशिप फ्रॉम आवर साइड, वी आर देयर, राइट। सो सोवियत यूनियन ने भी इंडिया की नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया था। मतलब कि अब, है ना, ऑल दो दोनों कंट्रीज बराबरी के एक दूसरे के, है ना, बायलेटरल पार्टनर्स हैं, बट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी सोवियत डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, वी आर फ्रेंड्स, राइट, वी आर फ्रेंड्स, बट यू कैन नॉट डिसाइड आवर फॉरेन पॉलिसी, वी आर इंडिपेंडेंट, है ना, कि सोवियत यूनियन है ना। अदरवाइज पहले क्या होता था, जो भी कंट्री इन दोनों के साथ किसी भी तरह की अलायंस में जाती थी, अब फिर उस कंट्री की फॉरेन पॉलिसी ये दोनों ही डिसाइड करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सोवियत ने ट्रीटी साइन की फ्रेंडशिप की और एक्सेप्ट किया कि भाई तुम्हारा जो नॉन अलाइनमेंट का स्टैंड है, जो इंडिया का नॉन अलाइनमेंट का स्टैंड है, वी आर ओके विद इट, राइट, वी आर ओके विद इट, है ना। हम आपको कभी प्रेशराइज नहीं करेंगे कि आप अगर हमारी कहीं लड़ाई हो रही है तो आप भी उस लड़ाई में पार्टिसिपेट करो। ठीक है जी। तो इस, है ना, जब ये ट्रीटी होती है तो इसका फायदा हमें 1971 की वॉर में भी मिलता है। इस आपकी जो द ट्रीटी ऑफ 19 ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड सोवियत यूनियन, इसका फायदा हमें 1971 की वॉर के बीच में मिलता है। कैसे मिलता है कि आपका जो यूएस होता है, वो आपका यूएस इज एन अलाई ऑफ पाकिस्तान। जब इंडिया की पाकिस्तान से लड़ाई होगी तो यूएस ऑब्वियसली किसी ना किसी तरह हेल्प करने आएगा। ठीक है, तो यूएस किस तरह हेल्प करने आता है? यूएस अपनी न्यूक्लियर वॉरशिप, ठीक है, जो उनकी नेवी की न्यूक्लियर वॉरशिप होती है, उसको बे ऑफ बंगाल, है ना, इंडियन ओशन में भेज देता है, जिससे इंडिया पर प्रेशर हो कि भाई पाकिस्तान का दोस्त है यूएस और उसकी न्यूक्लियर वॉरशिप खड़ी हुई है हमारे बॉर्डर पे, हमारी बे ऑफ बंगाल, हमारे मैरीटाइम बॉर्डर पे। ठीक है, तो जब यूएस अपनी न्यूक्लियर वॉरशिप भेजता है तो साइमल्टेनियसली सोवियत यूनियन वो भी इंडिया की सपोर्ट में अपनी न्यूक्लियर वॉरशिप वहां पर भेज देती हैं। ठीक है, जब दोनों तरफ से न्यूक्लियर आ गए तो ऑब्वियसली कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, फिर ये दोनों इंडिया और पाकिस्तान की आपस की लड़ाई है। ठीक है, ये दोनों पार्टीज बाहर से कोई यूएस बाहर से इंडिया पे प्रेशराइज नहीं कर सकती। ठीक है, सो दैट वाज द जीनियस ऑफ इंदिरा गांधी हु साइंड दैट ट्रीटी। ठीक है, इंदिरा गांधी ने अपना नॉन अलाइनमेंट वाला जो इंडिया का स्टैंड था उससे थोड़ा हटके वो ट्रीटी सोवियत यूनियन के साथ साइन की, जिसका फायदा हमें मिला। कब मिला हमें उसका फायदा? इसकी वॉर के दौरान, राइट, 1971 की वॉर के दौरान, राइट। अच्छा, ये वॉर हो जाती है, उसके बाद क्या होता है? इस वॉर के बाद क्या होता है? आपका शिमला एग्रीमेंट साइन होता है। ठीक है जी, शिमला एग्रीमेंट साइन होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, है ना, इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो, इन दोनों के बीच में शिमला एग्रीमेंट साइन होता है। ठीक है, तो व्हाट डू दे डिसाइड? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली वही मेन बेसिक चीजें कि भाई हमारे 90,000 सैनिक आपके पास, है ना, प्रिजनर ऑफ वॉर है, उनको छोड़ दो, और ये सब जो बेसिक चीजें वॉर के बाद होती है ना। और ये भी डिसाइड होता है कि, है ना, पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस दे देगा। ठीक है, बांग्लादेश अब एक नया देश है, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें सेटल होती हैं। उसके अलावा अंडर शिमला एग्रीमेंट बोथ ऑफ देम दे डिसाइड कि टू रिजॉल्व एंड सेटल द डिफरेंसेस बाय पीसफुल मींस थ्रू बायलैटरल नेगोशिएशंस। ठीक है, इस शिमला एग्रीमेंट में दोनों कंट्रीज के लीडर्स बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि आगे से अगर हमारे बीच में कोई भी किसी भी तरह का कंफ्लिक्ट होगा, किसी भी तरह के डिफरेंसेस होगा, किसी भी तरह की नोकझोंक होगी, तनाव होगा, तो हम क्या करेंगे? पीसफुली उस चीज का सॉल्यूशन निकालेंगे
बाई बायलेटरल नेगोशिएशन, ठीक है। हम किसी तीसरी पार्टी, यूएस, यूके या फिर किसी और तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। वी शैल गो फॉर पीसफुल मीन्स, we shall go for peaceful means to settle the dispute and that should be on bilateral level, ठीक है। हम यूएन में नहीं जाएंगे, हम अब किसी तीसरी पार्टी यूएस वगैरह किसी के पास नहीं जाएंगे, हम दोनों कंट्रीज आपस में बैठ के सेटल कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप है ना शिमला एग्रीमेंट, जब भी whenever there is a question on इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के ऊपर कोई भी जब भी आपको किसी तरह का सवाल आएगा एग्जाम में, तो अब उसके जो कंक्लूजन वाला पार्ट हो सकता है या फिर आपका ना वे फॉरवर्ड वाला पार्ट होता है, वहां पर यू कैन मेंशन, है ना, आप शिमला एग्रीमेंट लिख लो, है ना, एज पर शिमला एग्रीमेंट हमें दोनों कंट्रीज को आपस में बैठ के ये बात सुलझा लेनी चाहिए, ठीक है। इतनी सी बात है, ठीक है। आप जब शिमला एग्रीमेंट का वहां नाम लिख दोगे तो आपको है ना एक या आधा हाफ पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा एग्जामिनर की तरफ से कि हाँ भैया आपको पता है ये चीज, ठीक है। ये आप कंक्लूजन को सब्सटेंशिएट करने के लिए यूज कर सकते हो। अब है ना, तो इन दिस शिमला एग्रीमेंट पाकिस्तान को वेस्टर्न पाकिस्तान में, है ना, वेस्टर्न पाकिस्तान के रीजन में जो भी पाकिस्तान ने टेरिटरीज खोई थी, जो भी अपनी लैंड खोई थी, इंडिया को गवाई थी, वो वापस मिल जाती है। और जो भी 90,000 से ज्यादा सैनिक पाकिस्तान के इंडिया ने प्रिजनर ऑफ वॉर कैदी बनाए थे, है ना, उनको भी छोड़ दिया जाता है और एक नया मुल्क बनता है, एक नया देश बनता है जिसका नाम था बांग्लादेश। इज इट क्लियर द होल एपिसोड? सो व्हाट डिड वी डिस्कस? बांग्लादेश वॉर ऑफ 1971, किस तरह से बांग्लादेश में पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं और ईस्टर्न पाकिस्तान में आपका शेख मुजीबुर रहमान मेजोरिटी लाता है, लेकिन फिर भी उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इनवाइट नहीं किया जाता है, बजाय उसके ईस्टर्न पाकिस्तान में मार्शल लॉ, मिलिट्री लॉ लगा दिया जाता है आपकी पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा और उसके बाद उन लोगों पर एट्रोसिटीज कमिट की जाती है पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। और उससे क्या होता है कि रिफ्यूजीज इंडिया में एंटर करना शुरू कर देते हैं। अब रिफ्यूजी क्राइसिस अगर इंडिया में हो जाएगी तो इंडिया को भी एक्शन लेना पड़ता है, और इंडिया का एक्शन लेती है इंदिरा गांधी। पहले तो वेस्टर्न कंट्रीज को इन्फॉर्म करती है उस पूरे एपिसोड के बारे में कि यहाँ पर ह्यूमन राइट अब्यूज हो रहा है। उसके अलावा उन कंट्रीज को इन्फॉर्म करने के अलावा इंदिरा गांधी व्हाट शी डज शी गोज, है ना, शी गोज ऑन एंड आस्क हर आर्मी, इंडियन आर्मी को बोलते कि लड़ाई की तैयारी करो, और साइमल्टेनियसली वो सोवियत यूनियन के साथ ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप भी साइन कर देती है, ठीक है, जिसका उस वॉर में हमें फायदा मिलता है। और फाइनली वॉर होती है, इंडिया डिफीट्स पाकिस्तानी आर्मी एंड फाइनली बांग्लादेश इज बोर्न, राइट। एंड द शिमला एग्रीमेंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस। शिमला एग्रीमेंट में क्या लिखा गया है कि किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो हम बायलेटरली दोनों कंट्रीज आपस में बैठ के उसको सुलझा लेंगे, है ना, फालतू में। अगर पीस ट्रीटी नहीं साइन करते तो हाँ, इंडिया का दिस इज इंडियन फॉरेन पॉलिसी ना, हम किसी भी कंट्री को अटैक करके, क्योंकि है ना, बेसिक बात क्या थी कि वो वहां के लोगों की इंडिपेंडेंस की जंग थी, ठीक है। उनको वेस्टर्न पाकिस्तान के उर्दू मेजोरिटी स्पीकिंग वाले लोग, है ना, एक तरह से सप्रेस कर रहे थे, उन पर इम्पोज कर रहे थे अपना पॉलिटिकल पावर एज वेल एज उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, ठीक है। अगर हम भी वही सेम चीज कर लेते, बांग्लादेश को जीतकर इंडिया का हिस्सा बना लेते, जबकि वो तो है ना वहां के लोगों की आपस अपनी जंग थी, ठीक है। सबसे पहले तो वहां पर जब मिलिट्री मार्शल लॉ लगता है तो आपके बांग्लादेशी लोग ही तो सड़कों पे आते हैं, उन्हीं पे तो एट्रोसिटीज होती है, वही तो उनकी मिलिट्री का मुकाबला करते हैं। इंडिया ने तो उनकी सिर्फ हेल्प की थी, ठीक है। हमारा इरादा बांग्लादेश को जीतना नहीं था, हमें सिर्फ जो वहां पर क्राइसिस, ह्यूमन राइट अब्यूज जो क्राइसिस हो रही थी और जिसका हमारे ऊपर रिपरकशन, है ना, रिपरकशन उसके अफेक्ट हो रहे थे, उस हिसाब से डील करना था, ठीक है। तो हमारा कभी मकसद नहीं था कि हम, ठीक है, हम कभी इसको अटैक करके एक्वायर करें। इज इट क्लियर? ओके। अच्छा, अनदर मेजर इवेंट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ योर इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी के टेन्योर में एक और
मेजर इवेंट हुआ न्यूक्लियर टेस्ट, है ना, जिसको पोखरन बोल देते हैं, है ना, राइट, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। इसका मकसद क्या होता है कि हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को पोर्ट्रे करना, दिखाना कि हम भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं, हमारे पास एटॉमिक, है ना, न्यूक्लियर वेपन बनाने की क्षमता है, ठीक है। तो अच्छा, उस टाइम पे एक ना देयर इज दिस ट्रीटी एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कि आपके कोई भी कंट्री न्यूक्लियर, है ना, देवर 5 कंट्रीज, यूके, यूएस, फ्रांस, चाइना एंड रशिया, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन था। उसके अलावा किसी और कंट्री को अलाउड नहीं था न्यूक्लियर वेपन। सैम मानेक शाह, ओके। सो नाउ सी, किसी और कंट्री को अलाउड नहीं है कि वो न्यूक्लियर पे रिसर्च करे, ना। इवन टुडे ईरान अगर न्यूक्लियर पे रिसर्च करता है, न्यूक्लियर वेपन की बनाने की कोशिश करता है, तो यूएस फटाफट उस पे सैंक्शंस लगा देता है ना, और इजराइल ईरान पर साइबर अटैक करवा देता है उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, ठीक है। तो वही सेम चीज उस टाइम भी थी, है ना। कोई नहीं चाहता था कि एक और, है ना, इंडिया एक न्यूक्लियर पावर बने, ठीक है जी। तो अब क्या होता है कि अब ये अगर हम न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करेंगे, तो क्या होगा, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा देगी, हमारे साथ ट्रेड करना बंद कर देगी, हमारे ऊपर प्रेशर बनाएगी, है ना, किसी भी तरह का एक्शन लिया जाता है, बिकॉज वी वर नॉट दैट मच पावरफुल। तो ऐसे में एक, है ना, काफी बोल्ड डिसीजन इंदिरा गांधी द्वारा लिया जाता है। इंदिरा गांधी क्या डिसीजन लेती हैं? टू कंडक्ट अ न्यूक्लियर टेस्ट, राइट। अब इंडिया, और क्या इस न्यूक्लियर टेस्ट का पर्पस क्या होता है? टू डेमोन्स्ट्रेट, ये दिखाने के लिए, टू डेमोन्स्ट्रेट द इंडियन न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, टू शो दैट वी कैन ऑल्सो, है ना, डेवलप न्यूक्लियर वेपन, है ना, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जिससे हम न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपकी 1971 की वॉर के दौरान भी, जैसा हमने देखा कि यूएस ने अपनी न्यूक्लियर वॉरशिप को इंडिया को, है ना, इंडिया बे ऑफ बंगाल में भेज दिया था, राइट, टू, है ना, प्रेशराइज इंडिया, है ना। जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो यूएस क्या करता है, अपनी न्यूक्लियर वॉरशिप को बे ऑफ बंगाल में सेंड कर दे, है ना, भेज देता है। उस वजह से क्या होता है ना, कि हमें भी एक तरह से वो आते कि अगर हमारे पास खुद के न्यूक्लियर होते तो शायद यूएस, है ना, प्रेशराइज ना कर पाता। और अगर सपोज करो रशिया और सोवियत या फिर सोवियत यूनियन हमारी सपोर्ट में नहीं आता, तो शायद, है ना, सिचुएशन कुछ और होती, है ना। यूएस के न्यूक्लियर प्रेशर के अंडर आके हमें, है ना, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, ईस्टर्न पाकिस्तान से अपनी आर्मी हटानी पड़ती, है ना। हो सकता हम वो वॉर हार जाते। तो ऐसे में हमने डिसाइड किया कि भाई हम भी अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज दिखाएंगे, है ना। सो इंडिया बिकेम द फोर्थ कंट्री, ठीक है, इंडिया वाज द फोर्थ कंट्री, है ना, टू मैनिफेस्ट देयर न्यूक्लियर, है ना, कैपेबिलिटीज, राइट। इसके अलावा अनदर रीजनिंग क्या थी? देयर वाज दिस निक्सन डॉक्ट्राइन। तो निक्सन वाज प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, ठीक है। अब निक्सन ने क्या बोला था? अच्छा, यूएस जाके बाकी कंट्रीज को बोल रहा है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, सबको बोल रहा है कि भाई हमारे पास तो न्यूक्लियर पावर है, पर आप न्यूक्लियर पावर डेवलप मत करो, है ना। यू शुड नॉट डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। आपको नहीं बनाने हैं, हमारे पास है लेकिन आपको नहीं बनाने हैं। अच्छा, मैं अगर आपको बोलूं कि भाई मेरे पास न्यूक्लियर हैं और आपको बोलूं आप मत बनाओ, तो आप मेरी बात मानोगे क्या? आप बोलोगे भाई अगर तुम्हारे पास है तो मेरे पास भी होने चाहिए ना, मुझे भी तो वही सेम सेफ्टी चाहिए। तो यूएस ने बोला ठीक है, अगर आपको किसी तरह की इनसिक्योरिटी है तो वी शैल हैव दिस डॉक्ट्राइन, है ना, वी शैल हैव दिस डॉक्ट्राइन, निक्सन डॉक्ट्राइन, राइट। अंडर दिस निक्सन डॉक्ट्राइन के हिसाब से क्या था कि अगर उस टाइम पे कितनी न्यूक्लियर कंट्री थी? P5 कंट्रीज, सॉरी, है ना, जितनी भी न्यूक्लियर कंट्रीज थी, है ना, यूके, यूएस, फ्रांस, एक्सेट्रा। उस टाइम पे क्या होता है, निक्सन बोलता है कि भाई यूएस के पास न्यूक्लियर्स हैं, यूएसएसआर के पास न्यूक्लियर्स हैं, चाइना एंड ऑल जिनके पास भी न्यूक्लियर्स हैं, हम सब, यूएस बोलता है कि बाकी कंट्रीज, है ना, देयर आर अराउंड 200 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बोलता है कि यू डोंट नीड टू डेवलप योर न्यूक्लियर वेपन्स,
आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर अगर सपोज अब मैं आपके पास जाऊंगा कि भाई अगर मैं अपना न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाऊंगा और मेरा पड़ोसी के पास न्यूक्लियर वेपन है, अगर चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन है और इंडिया अपना न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाता है, तो कल को अगर एक न्यूक्लियर स्टेट, एक न्यूक्लियर पावर वाली स्टेट मुझ पर हमला कर दिया तो मेरी क्या गारंटी है, मेरे को कौन बचाएगा, ठीक है। सो व्हाट वाज दिस निक्सन डॉक्ट्राइन? अकॉर्डिंग टू दिस निक्सन डॉक्ट्राइन क्या होता है कि इन केस यूएस प्रॉमिस करता है कि अगर एक न्यूक्लियर पावर वाली स्टेट, न्यूक्लियर पावर वाली कंट्री, अगर एक न्यूक्लियर पावर वाली कंट्री नॉन न्यूक्लियर पावर वाली कंट्री पे के ऊपर अटैक करती है, न्यूक्लियर का खतरा दिखाती है, ठीक है, तो यूएस विल कम एंड हेल्प दिस नॉन न्यूक्लियर कंट्री। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आपको समझ आ रहा है क्या ये पॉइंट? ये पॉइंट समझ आ रहा है? निक्सन डॉक्ट्राइन समझ आई? यस और नो? नहीं आई? ठीक है, तो अगर एक न्यूक्लियर कंट्री नॉन न्यूक्लियर कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर का थ्रेट दिखाती है तो यूएस विल हेल्प दिस नॉन न्यूक्लियर कंट्री, ठीक है ना। यूएस विल हेल्प दिस नॉन न्यूक्लियर कंट्री, ठीक है। अब क्या होता है, देखो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है ना, और चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, चाइना एक न्यूक्लियर कंट्री है। तो अगर चाइना इंडिया के ऊपर अटैक करती है या फिर अपना न्यूक्लियर का वो दिखाती है ना, न्यूक्लियर का प्रेशर डालती है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अकॉर्डिंग टू निक्सन डॉक्ट्राइन यूएस को आना पड़ेगा इंडिया की हेल्प में। इज इट क्लियर? सिर्फ यूएस खुद तब कोई भी प्रोटेक्ट नहीं करता, तब यूएसएसआर आया ना प्रोटेक्ट करने के लिए, तब रशिया वाज देयर टू प्रोटेक्ट। पर ये यूएस की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, ठीक है, इसमें किसी और का कुछ लेना देना नहीं है। यूएस ने खुद से प्रॉमिस किया था, ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट निक्सन ने प्रॉमिस किया था इस चीज को कि भी अगर ऐसा होगा आप न्यूक्लियस मत बनाओ, अगर ऐसा होगा, है ना, यूएस है ना, इट ऑलवेज एक्ट लाइक ग्लोबल पुलिस, है ना। तो उसने क्या बोला कि भाई अगर ऐसा होता है तो हम हेल्प करेंगे, आपको खुद के न्यूक्लियर बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन है ना, तो इस सिनेरी में चाइना न्यूक्लियर पावर है, अगर चाइना इंडिया को अपना न्यूक्लियर का डर दिखाती है तो यूएस को इंडिया की हेल्प करनी चाहिए, है ना, बिकॉज इंडिया इज ए नॉन न्यूक्लियर कंट्री, ठीक है जी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो उस वॉर के दौरान, वॉर से पहले क्या होता है, जो हेनरी किसिंजर, हैव यू हर्ड द नेम? बहुत फेमस डिप्लोमेट है ना, ये फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट है यूएस के, हेनरी किसिंजर। तो ये हेनरी किसिंजर ये इंडिया में आते हैं, ठीक है, और इंडिया को बोलते हैं कि अगर आपका चाइना के साथ इस तरह का कुछ हुआ तो हम आपकी निक्सन डॉक्ट्राइन के अंडर कोई हेल्प नहीं कर सकते, हम पहले ही मना कर देते हैं, ठीक है। तो यूएस ने बेसिकली अपनी निक्सन डॉक्ट्राइन के लिए मुकर गया गारंटी देने से, ठीक है। अब ये एक सेलेक्टिव अप्रोच हो गई, अगर तुम भाई अपनी बात पे नहीं टिक रहे हो तो हम क्यों तुम्हारी बात माने, हम क्यों अपने न्यूक्लियस ना डेवलप करें, ठीक है। तो इस वजह से फाइनली इंडिया ने क्या किया, 1974 में पोखरण में पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया टू डेमोन्स्ट्रेट कि भाई वी ऑल्सो हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस nuclear weapons. Is it clear? Any doubt in this? So these were the major policy events during the major foreign policy events that took place during the tenure of Indira Gandhi. क्या क्या डिस्कस किया हमने? बांग्लादेश वॉर ऑफ 1971, right? Then Indo-Soviet Treaty of Peace and Friendship, right? Then आपका सिमला एग्रीमेंट, राइट। देन व्हाट एल्स डिड वी डिस्कस? हाँ, व्हाट एल्स डिड वी डिस्कस? आपका ये
पोखरन, पोखरन एक जगह का नाम है जहां पर ये हुआ था, ठीक है। पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऑफ 1974, ठीक है। हमने डिक्लेयर कर दिया कि भाई हमारे पास भी है ना। आप आगे से प्रेशराइज करने आओगे। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद एग्रीमेंट, राइट। एनी डाउट टिल नाउ? अभी तक किसी तरह का डाउट हो तो इतना क्लियर है? इज इट क्लियर? हाँ, ठीक है। इंडो पाक वॉर, है ना, दैट वाज इन लाल बहादुर शास्त्री, है ना। इंदिरा गांधी भी हमने ये मेजरली 4 चीजें डिस्कस की, ठीक है जी। कोई डाउट है ना? ठीक है। सो नेक्स्ट इज ना, आफ्टर दैट वी हैव राजीव गांधी। अच्छा, राजीव गांधी के टाइम पे एक मेजर इवेंट है ना, एक जैसे नेबरहुड में, है ना, नेबरहुड में आपका इंदिरा गांधी के टाइम में बांग्लादेश क्राइसिस होती है। सिमिलरली आपकी श्रीलंका में क्राइसिस होती है राजीव गांधी के टाइम में, ठीक है जी। राजीव गांधी के टेन्योर में क्राइसिस होती है श्रीलंका में। एंड व्हाट इज दैट क्राइसिस? सी, एज वी डिस्कस, है ना, हमने कल भी शायद इसको थोड़ा डिस्कस किया था। डू वी हैव मैप हियर? नो। ओके, सी, अब क्या होता है आपका यहाँ पे, देखिए, दिस इज, है ना, दिस इज श्रीलंका सपोज, है ना। अब श्रीलंका, है ना, माय ड्राइंग इज नॉट दैट गुड, है ना, यू जस्ट अज्यूम दैट दिस इज श्रीलंका, है ना, मे, है ना, ऑब्वियसली श्रीलंका डजंट लुक लाइक दैट। ओके, नाउ सी, श्रीलंका के आपके नॉर्थन, सॉरी, श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न रीजन में तमिल मेजोरिटी है ना, तमिल। सो ब्रिटिश पीरियड में जो तमिलनाडु से तमिल लोग थे उनको ले जाया जाता है श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका वाज आल्सो, है ना, इट वाज कॉल्ड सेलोन, है ना। ये सब ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग इंडिया श्रीलंका बायलैटरल टाइज, है ना, इंडिया श्रीलंका रिलेशंस। फॉर नाउ आप थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लो कि क्या होता है यहाँ पे। ब्रिटिश टाइम में थोड़े तमिल को सेटल किया जाता है, ठीक है। अब ये तमिल लोग होते हैं थोड़े ज्यादा इंटेलिजेंट, ठीक है। अब ये लोग होते हैं थोड़े शार्प, और ये यहाँ पर डोमिनेट करने लग जाते हैं अपनी मेरिट के बेसिस पे, ठीक है जी। वहां की सर्विसेज में, वहां के बिजनेस ट्रेड्स में यही लोग डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। उनके सरकारी नौकरी और उनके बिजनेस जगह ये लोग डोमिनेट करते हैं, ठीक है। जब श्रीलंका एक डेमोक्रेसी होता है तो इनके मेजोरिटी कौन सी होती है? सिन्हाला मेजोरिटी, राइट, सॉरी, है ना। दीज आर तमिल, है ना, एथनिकली तमिल पीपल, ना। बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री यू हैव सिन्हाला मेजोरिटी पीपल, राइट। अब इन लोगों को तो इनसे चिढ़ होगी ना, जैसे जर्मनी के लोगों को ज्यूज से चिढ़ हुई थी कि भाई वाई ज्यूज आर, है ना, अबव एवरीवन इन एवरी फील्ड, राइट। तो उस तरह से, है ना। तो जब आपका डेमोक्रेटिक सेटअप आता है, डेमोक्रेटिक सेटअप में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती है, इन तमिल्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करने लग जाती है श्रीलंका में। और जब डिस्क्रिमिनेशन होता है तो यहाँ पर एक मूवमेंट निकलता है, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलनाडु, राइट, जो इस एरिया का कंट्रोल लेना चाहते हैं, ठीक है। इनकी कुछ डिमांड्स होती हैं कि भाई हमें एक तरह की ऑटोनॉमी दो, या फिर हम अपना अलग अलग देश बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये इतना, है ना, इतना क्लियर है, ठीक है। तो इस ये कन्फ्लिक्ट यहाँ पर चल रही होती है, एथनिसिटी, है ना। एथनिक तमिल जो होते हैं यहाँ पर इंसर्जेंसी, एथनिक तमिल्स की इंसर्जेंसी चल रही होती है, लिट्टे एटसेट्रा, राइट। इसको हम बोलते हैं LTTE, राइट। नाउ सी, इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट यहाँ पर ब्लॉकेड लगा देती है ना, इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा देती है। यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस है, ये बोल रहे हैं हम इस एरिया कंट्रोल ले लेंगे या फिर हमारी मांगे मानो, ठीक है। लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट क्या करती है, ब्लॉकेड लगा देगी कि भाई हम कुछ नहीं आने देंगे यहाँ पे, वी विल नॉट अलाउ एनी सॉर्ट ऑफ, है ना, कोई फूड, ये वो, इकोनॉमिक ब्लॉकेड, किसी तरह का बिजनेस नहीं होगा, तुम लोग यहीं पे बीच में कट के रह जाओ, है ना, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? नो। सी, है ना, इकोनॉमिक ब्लॉकेड होता तो अब यहाँ पे क्राइसिस आ जाती है। अब इस रीजन में आ गई है क्राइसिस। किस तरह की क्राइसिस? कि इनको
एसेंशियल्स की सप्लाई नहीं है, दे डोंट हैव सप्लाई ऑफ एसेंशियल्स, खाना नहीं है, अच्छा दवाइयां नहीं है ना, जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो चीजें भी लोगों को मिल नहीं रही हैं। तो ऐसे में क्या होता है, अगेन है ना, हमने एज वी डिस्कस यस्टरडे कि जो आपकी फॉरेन पॉलिसी होती है उसका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे भी का भी उसके ऊपर इफेक्ट होता है। क्या इफेक्ट हुआ कि डीएमके और योर तमिल है ना, तमिलनाडु इज वन ऑफ द प्रोविंस इन इंडिया है ना, तमिलनाडु इंडिया का हिस्सा है ना, और वहां की एक पार्टी डीएमके वो भी सेंटर में कोलिशन में पार्टी इन पावर की कोलिशन पार्टनर है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि इंडिया डिसाइड्स अंदर अंडर राजीव गांधी हम डिसाइड करते हैं कि भाई जो इन लोगों पे ब्लॉकेड श्रीलंकन गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है, हम इनको ह्यूमैनिटेरियन एड है ना, ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करवाएंगे कि हम इनकी हेल्प करने के लिए है ना कुछ भेजेंगे, ठीक है ना, इस रीजन में, ठीक है। आर यू गेटिंग इट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इंडिया बोलते हैं कि हम इन लोगों की हेल्प करेंगे, तुमने अगर इनका खाना पानी सब कुछ बंद कर दिया है, ट्रेड है ना, आना जाना ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया है, तो इनको जो एसेंशियल चीजें हैं वो हम भेजेंगे यहाँ से, ठीक है। लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट मना कर देती है। अब श्रीलंकन गवर्नमेंट मना करती है तो उससे क्या होता है, इंडिया इंडिया एयर ड्रॉप करता है, ठीक है। पहले हम बाई है ना सी रूट भेजते हैं, लेकिन श्रीलंकन ने भी अलाउ नहीं करते कि नहीं भाई, तो हम नहीं इनको कुछ भेज रहे, तो तुम क्यों हमारे इंटरनल मैटर में आ रहे हो, तुम भी मत भेजो, ठीक है, तुम भी इनको किसी तरह की हेल्प मत करो। तो इंडिया बाई एयर ड्रॉप करती है वहां पे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके है ना, इंडिया उनकी फॉरेन राजीव गांधी के टाइम में इंडिया इंटरफेयर करने लग जाती है तमिल इशू में, ठीक है। इंडिया तमिल इशू में इंटरफेयर करने लग जाता है, ठीक है। So finally, in June 1987, Indian Air Force dropped the supply of essential commodities, food, है ना, medicines, etc. for the people, right? For the people, right? है ना। So अब क्या हो गया, ये जो तमिल लोग हैं, जो लोकल इंसर्जेंट हैं, उनको डायरेक्टली इंडिया की हेल्प मिल रही है, इंडिया की सपोर्ट मिल रही है ना। आप इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि कश्मीर के लोग या फिर नॉर्थ ईस्ट का किसी भी ट्राइब के लोग इंडिया से, इंडियन स्टेट के साथ, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन देश, इंडिया के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, और उनकी हेल्प करने कोई बाहर की कंट्री आ जाए, तो कितनी बड़ी एनक्रोचमेंट है वो उस कंट्री की सॉवरेनिटी पे। अगर इंडिया में कश्मीर में किसी तरह की कश्मीर के लोग इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं कि हमें अलग होना है, और इंडियन गवर्नमेंट उन पर कुछ एक्शन ले रही है, और उन कश्मीरियों की हेल्प करने के लिए यूएस आ जाए, तो हमारा यूएस के साथ तो सीधी सीधी लड़ाई दुश्मनी हो गई ना, ठीक है। तो उस टाइम पे है ना, इंडिया श्रीलंका टाइज थोड़ी है ना टेंशन में आती है, ठीक है जी। तो अब क्या होता है, श्रीलंका वाज आल्सो फेसिंग लेफ्टिस्ट है ना, जन विमुक्ति प्रणम है ना, ये एक लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है श्रीलंका की, ठीक है। अब श्रीलंका है ना, ये तो इतना सा तो श्रीलंका है, यहाँ पर आपके तमिल वो कर रहे हैं, यहाँ पे साउथ में आपके लेफ्टिस्ट का थ्रेट है श्रीलंका पे, ठीक है। तो पूरा श्रीलंका इज नाउ डिस्टेबलाइज, ठीक है, पूरे श्रीलंका में दिस इज डिस्टेबल है ना, अनस्टेबिलिटी है वहां पर, नॉर्थ और ईस्ट रीजन में तमिल इंसर्जेंट्स, और साउदर्न रीजन में आपके क्या हो रहा है, लेफ्टिस्ट, और गवर्नमेंट वहां की परेशान है। सो फाइनली इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि भाई, सॉरी, श्रीलंकन गवर्नमेंट इंडिया को बोलती है कि भाई वी नीड योर हेल्प टू हैंडल दिस सिचुएशन, हमारी कंट्री में माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, वी कैन नॉट हैंडल इट एनीमोर, सो वी नीड योर हेल्प। सो फाइनली अंडर राजीव गांधी इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड ऑफ 1987 इज साइन, ठीक है। राजीव गांधी के टाइम में इंडिया और श्रीलंका एक अकॉर्ड साइन करते हैं, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, और उस एग्रीमेंट के अंदर क्या होगा, what were the provisions of that agreement कि Indian forces, India will send its peacekeeping forces, India will send its peacekeeping forces, Indian peacekeeping forces to Sri Lanka, to northern part है ना, जहां पर भी तमिल इंसर्जेंसी हो रही है, LTT लिट्टे वाले एरिया में, वहां पर इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस इंडिया भेजेगा, ठीक है। अब वो पीस कीपिंग फोर्सेस क्या करेंगी, वहां पे जाके है ना एक स्टेबिलिटी, एक पीस मेंटेन करने के लिए है ना श्रीलंकन गवर्नमेंट की हेल्प करेंगी, ठीक है जी। और बदले में जो भी वहां के इंसर्जेंट होंगे, जो भी वहां के बागी तमिल होंगे, वो अपने हथियार डालेंगे और श्रीलंका विल एक्सेप्ट देयर
श्रीलंकन गवर्नमेंट उनका सरेंडर एक्सेप्ट करेगी और उनको दोबारा से रिहैबिलिटेट करेगी। उसके अलावा मर्जर ऑफ तमिल डोमिनेंट एरियाज, ठीक है, तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स नॉर्थ और ईस्ट में है जहां पर तमिल मेजोरिटी में है, उन एरियाज को मिला के एक है ना बेल्ट बना दी जाएगी, उन सबको आपस में मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। ये भी इस अकॉर्ड का हिस्सा था। उसके अलावा प्रोविंशियल, प्रोविंशियल क्या होता है, स्टेट लेवल है ना, एक होता है नेशनल, सेंट्रल नेशनल इलेक्शंस, और प्रोविंशियल, प्रोविंस इज बेसिकली लाइक स्टेट, जैसे पंजाब इज अ प्रोविंस है ना ऑफ इंडिया, पंजाब इज अ प्रोविंस, हिमाचल इज अ प्रोविंस, हरियाणा इज अ प्रोविंस, राइट, राइट, गुजरात इज अ प्रोविंस, राइट। तो इस तरह से प्रोविंशियल इलेक्शंस जो उन रीजन में है ना इलेक्शंस करवाए जाएंगे प्रॉपरली, ठीक है। उसके अलावा डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स, राइट, आपको फेडरलिज्म पता होगा कि कुछ पावर्स है इंडिया में, कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है, ठीक है। तो व्हाट इज डिवोल्यूशन ऑफ पावर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है किस है ना किसी फील्ड से रिलेटेड ना, आप फॉर एग्जांपल वाटर और फूड और हेल्थ केयर, किसी भी चीजों से रिलेटेड फील्ड में पावर जो है इनके हाथ में दे, आपके श्रीलंकन सॉरी दिस तमिल रिफ्यूजीज के हाथ में दे, और या फिर जो इनकी प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट्स है उनके हाथ में और ज्यादा पावर, उनको और ज्यादा पावर और ज्यादा अथॉरिटी दी जाए, ठीक है। अब इस अकॉर्ड के बाद क्या होता है कि इंडिया की IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस आर सेंट टू श्रीलंका, ठीक है, वो श्रीलंका में जाती हैं जिससे वहां पर थोड़ी पीस मेंटेन हो, थोड़ी स्टेबिलिटी आए, और श्रीलंका की गवर्नमेंट ने जो हमारे से हेल्प मांगी थी हम उनकी हेल्प कर पाए। लेकिन वहां पर उल्टा है ना, ये ऊनो रिवर्स हो जाता है ना, आपका कार्ड उल्टा पड़ जाता है। कैसे कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस के खिलाफ तमिल लोगों में बहुत ज्यादा एक तरह से मनमुटाव हो जाता है, एक तरह से बहुत तरह की टेंशन हो जाती है इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस और तमिल रिफ्यूजीज के बीच में, क्योंकि लड़ाई हो रही है, वो इंसर्जेंट्स है, वो भी गोली चलाएंगे, पीस कीपिंग फोर्सेस वाले भी गोली चलाएंगे, तो उनकी इमेज जो है वहां के लोकल तमिल माइनॉरिटीज के बीच में है ना नेगेटिव हो जाएगी। सो दिस IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस, दे स्टार्टेड कॉलिंग इट इनोसेंट पीपल किलिंग फोर्स, ठीक है। ये एक इनोसेंट पीपल किलिंग फोर्स के नाम से बदनाम हो गई, ठीक है, ठीक है। फाइनली इसका हम एक और रिपरकशन, इसका एक और इफेक्ट देखते हैं। जब लिटे तमिल है ना, तमिल इंसर्जेंट्स ने राजीव गांधी को बॉम्ब से उड़ा दिया था, ठीक है जी, है ना। एक इंडिया के है ना, एक इंडिया के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन हो गया था, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इंडिया का मारा गया था, और किसने किया वो काम, तमिल है ना, दिस LTTE लिट्टे टेररिस्ट ने और इंसर्जेंट्स ने, राइट। सो बेसिकली हमारा ये कार्ड हमारे पे उल्टा पड़ गया, ठीक है जी, हमारी इमेज उनमें भी खराब हो गई। और फाइनली क्या होता है कि बोथ, पहले तो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने खुद बोला कि तुम आकर हेल्प करो, लेकिन फाइनली क्या होता है, श्रीलंका की गवर्नमेंट खुद ही मना करने शुरू कर देती है कि भाई नहीं, हमें तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए और मामला खराब हो रहा है, तुम जाओ और अपने IPKF इसको भी लेके जाओ, ठीक है। सो फाइनली VP सिंह जो राजीव गांधी के बाद प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो IPKF को, दिस इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को वापस बुला लेते हैं। इज इट क्लियर, एनी डाउट इन दिस, एनी डाउट टिल नाउ, एनी डाउट टिल नाउ, ये राजीव गांधी एपिसोड, इज इट क्लियर। बाकी वी शैल डिस्कस इन डिटेल अबाउट दिस क्राइसिस, योर इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस वाला क्राइसिस, एंड दिस ना while we shall be discussing इंडो श्रीलंका रिलेशन, जब इंडिया श्रीलंका रिलेशन पढ़ेंगे तब इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे, है ना, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। तो ये सारा क्लियर है ना, ठीक है, ओके ना। सो नेक्स्ट इज PV नरसिम्हा राव, है ना, जिनको अभी शायद वो भी मिला है, क्या मिला है, भारत रत्न मिला है, भारत रत्न मिला है ना, ठीक है। तो अब PV नरसिम्हा राव के टाइम में क्या होता है, एक मेजर इवेंट होता है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, है ना, एज वी डिस्कस्ड यस्टरडे, हमने कल बात की थी कि आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो भी एनवायरनमेंट होता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो भी माहौल होता है, उसका इफेक्ट पड़ता है हमारे
फॉरेन पॉलिसी पे, ठीक है, हमारी फॉरेन पॉलिसी पे। तो आपका 1990s, अर्ली 1990s में क्या होता है, डिक्लाइन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ योर यूएसएसआर, ठीक है। यूएसएसआर की इकोनॉमिक पॉलिसीज आर सच दैट वो इस तरह की होती हैं कि वो सस्टेन नहीं कर पाता है, ठीक है। यूएसएसआर टूट जाता है ना, तो वहां से नई कंट्रीज निकलती है, रशिया, यूक्रेन, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स एंड ऑल, राइट। तो देयर इज डिक्लाइन ऑफ यूएसएसआर। तो अब क्या हुआ, पहले तो ग्लोबली देवर टू सुपर पावर्स, यूएस एंड यूएसएसआर, no, US and Soviet, right? But now Soviet Union is no longer there. Soviet Union is no longer there. So अब US is the only hegemon, ठीक है। अब कौन बचा, US, ठीक है। और हमारे रिलेशंस सोवियत के साथ ज्यादा बढ़िया थे, है ना। We had good ties with the Soviets, but on the other hand, we did not have, है ना, that much good relations with US, है ना। क्योंकि यूएस और पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान यूएस के ब्लॉक में जाके बैठा हुआ था, ठीक है। What are the main reasons? There are so many reasons, आरती, यूएसएसआर, है ना, सोवियत रीजन्स। बेसिकली क्या होता है कि सोशलिस्ट कंट्री होती है तो सोशलिस्ट पॉलिसीज होती हैं। अब ये सस्टेन नहीं कर पाते, जब ये अपनी इकोनॉमी को खोलते हैं तो सस्टेन नहीं कर पाते, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है, ठीक है। और वो इकोनॉमिक क्राइसिस फाइनली दैट लीड्स टू, और काफी सारी चीजें होती हैं ना। बेसिकली सोवियत यूनियन क्या थी कि रशिया में रेवोल्यूशन हुआ, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। अब वो आसपास की कंट्रीज को आपस में मिलाते चले गए कि हाँ भाई, अगर तुम्हारे को हमारे सोशलिस्ट रिपब्लिक का हिस्सा बनना है तो आ जाओ, हमारे को ज्वाइन कर लो, हम देंगे फ्री में सब कुछ, है ना। आप ऐसे बांट नहीं सकते, है ना, ये सारी पॉलिसीज, है ना, दे आर नॉट सस्टेनेबल। तो फाइनली आपकी इकोनॉमी कमजोर हो जाती है, और जब आप इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो, वहां compete करने जाते हो, तो वो सस्टेन नहीं कर पाती है। बहुत सारे रीजन है, वी शैल डिस्कस इट इन डिटेल समटाइम्स, है ना। किसी दिन अगर हमें टाइम हुआ तो यूएसएसआर का जो केस है हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। या फिर जब इंडिया रशिया रिलेशंस पढ़ेंगे तब स्टार्टिंग में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, है ना। ऑल्दो इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो फिर भी, है ना, हम टाइम निकाल के थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो नाउ व्हाट हैपेंस, फॉल ऑफ यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है जी। और अच्छा, ये जो कोल्ड वॉर थी, है ना, इन दोनों पार्टीज के बीच में जो वॉर थी, है ना, कभी इनके बीच में जंग तो हुई नहीं ज्यादा तगड़ी कोई, तो क्या था, आइडियोलॉजिकल वॉर थी। आइडियोलॉजिकल वॉर क्या होती है कि आइडियोलॉजीज पे एक तरफ है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, दूसरी तरफ है न्यू लिबरल आइडियोलॉजी। सो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और है ना, यू मस्ट हैव बेसिक आइडिया ऑफ कम्युनिज्म कि एवरीथिंग इज ओन्ड बाय स्टेट, है ना, सब कुछ कम्युनिटी का है, ठीक है, कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज नहीं है ना। ये मेरी शर्ट है तो ये मेरी नहीं है, ये कम्युनिटी की है, ठीक है। मेरे शूज सब, है ना, ठीक है, ये बोर्ड है, ये कम्युनिटी, इस तरह की सोच थी, ठीक है। जिसको जितना जरूरत होगी उसको उतना मिलेगा, फिर, है ना, उस हिसाब से कोई फालतू की प्राइवेट प्रॉपर्टी इकट्ठा नहीं करेगा। दैट इज बेसिक आइडिया बिहाइंड कम्युनिज्म, राइट। ऑन दी अदर हैंड, ये यूएस वाला ब्लॉक जो वेस्टर्न ब्लॉक है, दिस इज नियो लिबरल और लिबरल ब्लॉक, कि भाई इंसान जो इंडिविजुअल है उसकी अपनी मर्जी है, अगर उसमें कैपेबिलिटी है सब कुछ जोड़ने की, कमाने की, तो वो कमा के इकट्ठा करे, ठीक है। कोई इक्वालिटी नाम की चीज नहीं है, ठीक है। सोशल, सो बेसिकली कम्युनिज्म दे टॉक अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, दिस ब्लॉक दे आर मोर अबाउट, वेस्टर्न ब्लॉक, लिबरल ब्लॉक इज मोर अबाउट पॉलिटिकल इक्वालिटी, ठीक है, कि भाई इफ समवन इज कैपेबल they should have free hand to grow, right? So है ना, both the things are somewhere contradictory, right? या तो आप either you can go and look for your community, है ना, कि सबका भला कर लो, या फिर अपना भला कर लो, है ना। हर इंसान अपना अपना भला देखे, कि भाई सब अपना अपना देख लो। अगर कोई लंगड़ा है और कोई फिट है तो दोनों 100 मीटर की रेस में ही भागो, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन फर्स्ट आ रहा है, ठीक है। दैट इज ना न्यू लिबरलिज्म सॉर्ट ऑफ, राइट। सो अब क्या होता है कि ये यूएसएसआर डिक्लाइन कर जाता है, इसका फॉल हो जाता है। तो अब कौन सी आइडियोलॉजी बचती है, न्यू लिबरल आइडियोलॉजी। तो न्यू लिबरल आइडियोलॉजी क्या बोलती है कि भाई ओपन कंपटीशन, ओपन मार्केट होने चाहिए थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है जी।
कोई सरकार को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। तो उस वजह से इंडिया को भी इनके प्रेशर के अंडर आके एलपीजी रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं, ठीक है। लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, राइट, एलपीजी एंड ग्लोबलाइजेशन, ऑब्वियसली, राइट, एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये रिफॉर्म्स इंडियन इकोनॉमी भी करती है, ठीक है। तो अब हमें क्यों करने पड़ते हैं? पहले तो हम इनिशियली तो वी वर अ सोशलिस्ट कंट्री है ना, और हमारा प्रोटेक्शनिस्ट मेजर था कि भाई हम अपना है ना ज्यादा ट्रेड दूसरों पे डिपेंडेंट ही नहीं होंगे, वरना बाद में अंग्रेजों ने जैसा किया दोबारा से रिपीट ना हो जाए। लेकिन अब कोई और है ही नहीं, वेस्टर्न ब्लॉक बचा है, तो हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। तो आपका ये एलपीजी रिफॉर्म्स इंडिया करती है अंडर नरसिम्हा राव, ठीक है। एलपीजी रिफॉर्म्स में क्या होगा, आप है ना अपनी इकोनॉमी को बाहर की इकोनॉमी के लिए, बाहर की मार्केट के लिए खोल दोगे कि जिसने आना है आके ट्रेड कर लो भाई हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम कोई किसी तरह के ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे, कोई इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह ज्यादा लगाएंगे नहीं, ठीक है। तो अंडर यूएस प्रेशर है ना, इंडिया को अपनी इकोनॉमी ओपन अप करनी पड़ती है, अपनी इकोनॉमी खोलनी पड़ती है, ठीक है। ठीक है जी, आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। सो ये है ना वन ऑफ द मेजर फॉरेन पॉलिसी है ना इवेंट दैट हैपेंड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ पीवी नरसिम्हा राव, दैट वी मूव टुवर्ड्स न्यू लिबरल ब्लॉक एंड देयर व्हाई, बिकॉज अब तो यूएस ही बचा है, हमें उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो हमने अपनी मार्केट है ना यूएस के लिए, यूएस कंपनीज के लिए, आईटी कंपनीज, कंप्यूटर कंपनीज, टेलीकॉम कंपनीज के लिए खोल दी। वी ओपन आर है ना, कि हमारे लोकल कुछ ग्रो हो रहा है नहीं हो रहा है इंडस्ट्री, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वहां पे जमी जमाई इंडस्ट्रियलिस्ट है, दे कैन कम एंड ट्रेड हियर, दे कैन कम एंड डू देयर बिजनेस हियर, राइट। तो हमने अपनी इकोनॉमी खोल दी, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा है ना हमारा न्यूक्लियर है ना फाइनल स्टेज है ना, फाइनल डेमोन्स्ट्रेशन जो करनी थी। अच्छा, न्यूक्लियस में क्या होता है कि आपको यू यू गो एंड है ना यू एक्सप्लोड है ना, यू बेसिकली आप जो एक्सप्लोजन करते हैं उसका डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बेसिस पे ही आप है ना, आप उस डेटा के बेसिस पे कंप्यूटर मॉडल्स एक्सेट्रा के बेसिस पे अपना जो बम वगैरह होता है उसको डेवलप करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक और टेस्ट की जरूरत थी, फाइनल है ना, सब फाइनल स्टेज का डेटा के लिए है ना। तो अब काफी टाइम से फीवर इन है ना, हम एक मौके की तलाश में थे कि हम करें, हम वी आर प्लानिंग फॉर अनदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जिससे हम डेटा इकट्ठा करें और अपना जो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह जो हमने बनाना है उसको फाइनलाइज करें। समझ आ रहा है? कोई स्पीड ज्यादा तो नहीं है? समझ आ रहा है ना? हाँ, तो सी, ठीक है। तो वी वर प्लानिंग अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरन, बट यूएस क्या करता है, यूएस को पता चल जाता है, ठीक है, यूएस डिटेक्टेड इट है ना। अब कोई और तो है नहीं, यूएस का ही राज है अब, ग्लोबल है ना, ग्लोबल पॉलिटिक्स में कोई और बचा ही नहीं जब, ठीक है। तो यूएस इसको डिटेक्ट करता है और हमें वो प्रोग्राम दोबारा से है ना पोस्टपोन करना पड़ता है, ठीक है, पोस्टपोन करना पड़ता है ना, वो कैंसिल करना पड़ता है वो टेस्ट, ठीक है जी। अच्छा, जब सोवियत यूनियन का डिक्लाइन होता है, जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होता है, तो उसमें से एक मेजर कंट्री निकलती है रशिया। अब उस रशिया का क्या होता है, देखो, रशिया इज नॉट सोवियत यूनियन, ठीक है। रशिया एक हार्डकोर कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट कंट्री नहीं है, ठीक है, जो सोशलिज्म को प्रमोट करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी, फ्री फंड में सब कुछ नहीं बांटेंगे, ठीक है। तो हमें उनके साथ जो हमारी जो ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप थी उसके कुछ चीजों को रिवाइज करना पड़ता है, एंड 14 एडिशनल क्लॉजेस है ना, 14 एडिशनल क्लॉजेस वर एडेड टू द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड सोवियत, राइट है ना। अब रशिया भी एक कंट्री की तरह बिहेव करेगा, वो भी है ना अपना इंटरेस्ट पहले देखेगा, नेशनल इंटरेस्ट rather देन आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट, राइट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट टिल नाउ? एनी डाउट टिल नाउ? कोई डाउट तो नहीं है? कुछ भी डाउट है तो यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स।
कोई इशू, एनी इशू, एनी डाउट, यू कैन लेट मी नो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट इज आई के गुजराल, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं एक और प्राइम मिनिस्टर को, देन विल वाइंड अप दिस सेशन फटाफट। तो आई के गुजराल के टाइम की जो मेजर फॉरेन पॉलिसी की चीज कुछ है तो वो है गुजराल डॉक्ट्रिन, है ना। दिस ऑल्सो यू कैन मेंशन इन योर आंसर्स। ठीक है, जब भी आपका अपने नेबर्स इंडिया भूटान रिलेशंस, इंडिया नेपाल रिलेशंस से रिलेटेड कोई आंसर लिखना होता है तो उस आंसर में आप कहीं ना कहीं इसको यूज कर सकते हैं, इस वर्ड को, कि हाँ गुजराल डॉक्ट्राइन। सो व्हाट इज गुजराल डॉक्ट्राइन? तो गुजराल डॉक्ट्राइन सेज कि इंडिया इज अ डोमिनेंट पावर इन साउथ एशिया। ठीक है, साउथ एशिया का अगर आप मैप देखोगे कितने कंट्रीज है, सबसे बड़ा कंट्री कौन है? इंडिया। सर इंडिया रेगुलर 3 टाइम, इंडिया से रेगुलर 3 टाइम प्राइम, हाँ बन जाता है। ठीक है, तो विल फाइंड दिस अप, है ना, क्विकली एक बार इसको देख लो। ठीक है, इंडिया अ डोमिनेंट पावर, ठीक है, इंडिया डोमिनेंट पावर इन साउथ एशिया। ठीक है, इंडिया डोमिनेंट पावर इन साउथ एशिया, इसका मतलब हुआ कि जो आपका इंडिया है और इसके नेबर्स है, इंडिया एक बड़ी पावर है ना, लैंड वाइज, एरिया वाइज और हर तरह से इंडिया एक, है ना, इंडिया एक डोमिनेंट पावर है आपकी साउथ एशियन रीजन में। साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? प्लीज टाइप द नेम्स क्विकली। साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, नाम लिखो जल्दी। हाँ जी लिखो, नेम द कंट्रीज इन साउथ एशिया। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, हाँ, है ना। तो इन सब कंट्रीज को अगर आप देखोगे तो इंडिया इज दी ओनली, है ना, मेजर कंट्री इन दिस, है ना। इंडिया ही जो है ना साउथ एशिया में एक डोमिनेट, एक बड़ी कंट्री है जो पावरफुल भी है और एरिया भी काफी ज्यादा है। ठीक है जी, अब गुजराल डॉक्ट्राइन क्या बोलती है कि जब भी हम अपने नेबरहुड में साउथ एशिया में इन कंट्रीज के साथ डील करेंगे तो हम किसी भी तरह की अर्थमेटिक रेसिप्रोसिटी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, ज्यादा बैटरी, एम आई विजिबल? हाँ, ठीक है, तो हम किसी भी तरह की अर्थमेटिक रेसिप्रोसिटी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो अर्थमेटिक रेसिप्रोसिटी क्या होती है कि अगर हमारे नेबर ने हमारे को $1 या $10 या $1 बिलियन की कुछ हेल्प की, या हमारे लिए कुछ ऐसा काम किया जिसमें उसका $1 बिलियन का खर्चा हुआ, तो बदले में हम भी सिर्फ उतना ही करें $1 बिलियन का। ठीक है, सिंपल टर्म्स में मान लो कि अगर किसी ने मेरी ₹100 की हेल्प करी तो ये जरूरी नहीं कि मैं भी सिर्फ उसकी ₹100 की हेल्प करूं, मैं उसकी ज्यादा करूं। ठीक है, अर्थमेटिक रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल होगा कि भाई अगर कोई आपके लिए सौ रुपए का काम कर रहा है तो आप भी उसके लिए ₹100 का ही करो। ठीक है, जितना जितना, है ना, बराबर बराबर, यारी दोस्ती पक्की, है ना। ठीक है, तो लेकिन गुजराल डॉक्ट्राइन बोलते हैं कि जब हम अपने साउथ एशिया में डील करेंगे तो हमें ये सब नहीं देखना है। ठीक है, वी डोंट हैव टू गो फॉर दैट, राइट। बट अपार्ट रेदर देन दैट हमें क्या देखना है कि अगर हमारा कोई नेबर हमारे लिए 1 इंच चलता है तो हमें पूरा 1 यार्ड चल रहा है उनके लिए। ठीक है, अगर हमारा नेबर हमारे लिए $10 का कुछ करता है तो हम उसका बदले में ₹100 का करें। उससे क्या होगा, एक तरह से, है ना, साइकोलॉजिकली इंडिया की इमेज ऐसी बनेगी कि इंडिया इज द लार्जर, है ना, इंडिया इज द लार्जर एंड डोमिनेंट पावर इन द रीजन। इंडिया एक बड़ा कंट्री है ना, जैसे यूएस करता है।
यूएस नेवर सीक्स अर्थमेटिक्स रेसिप्रोसिटी, है ना, वो कितना खर्चा करता है दूसरी कंट्रीज पे जाके और बदले में चाहे कुछ मिले चाहे ना मिले, ठीक है, लेकिन जस्ट टू मेंटेन दैट इमेज कि आई एम द पावर, है ना, आई एम द डोमिनेंट पावर, आई एम द ग्लोबल सुपर पावर, राइट। तो गुजराल डॉक्ट्रिन बोलती है कि इट विल लीड टू सोबर एंड कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द नेबर्स, कि इस वजह से जब हम ये पॉलिसी अपनाएंगे तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा हमारे नेबर्स की तरफ से, ठीक है जी, है ना। तो अंडर दिस डॉक्ट्रिन उन्होंने क्या किया, अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, है ना, उनको भी ऑर्डर कर दिया कि भाई हमारे जितने भी ह्यूमन एसेट्स हैं, जो हमारे स्पाई नेटवर्क वगैरह पाकिस्तान में है, उसको भी डिसमेंटल कर दो, स्पाई वगैरह वापस बुला लो, हमें ये भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल पॉजिटिव। अगेन क्या ये, इज इट रियलिस्ट और आइडियलिस्ट? ऐसा करना एक रियलिस्ट चीज है कि या फिर आइडियलिस्ट चीज है? इज इट रियलिज्म और आइडियलिज्म? अगर आप ऐसे बोलो कि भाई अगर उसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया मैं फिर भी उसके लिए पहाड़ चढ़ के जाऊंगा, इज इट आइडियलिस्ट थिंकिंग और रियलिस्ट थिंकिंग? ये रियलिस्ट फॉरन तो, अरे तुक्का लगा, आइडियलिस्ट है ना, एग्जैक्टली राइट। एक आइडियलिस्ट है ना, एक आइडियलिस्ट चीज की हमारे को इसमें से, है ना, एक वो आती है, ठीक है जी। तो दिस इज गुजराल डॉक्ट्रिन, क्या बोलता है कि हमें अर्थमेटिक रेसिप्रोसिटी नहीं करनी है, अपने नेबर्स की हेल्प करनी है, जितना वो हमारे लिए करते हैं उससे ज्यादा करना है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनकी तरफ से आएगा, ठीक है। और इस प्रोसेस में हमने क्या कर दिया, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया, और हमारे जो रॉ के जितने भी स्पाई वगैरह नेटवर्क जो भी ह्यूमन एसेट्स थे हमारे पाकिस्तान में, उनको भी डिसमेंटल कर दिया, जो है ना एक आज के टाइम में कोई कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकती, काफी रिस्की हो जाता है। तो दिस वाज अबाउट गुजराल डॉक्ट्रिन, राइट। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई डाउट है तो जल्दी जल्दी यू कैन आस्क, देन वी शैल वाइंड दिस अप एंड वील कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। एंड कोई भी डाउट होगा तो कल, है ना, स्टार्टिंग में हम 10-5 मिनट डिस्कस कर लेंगे। एनी डाउट? कुछ समझ नहीं आया, कोई किसी भी तरह का डाउट हो, कुछ हो? थैंक यू, थैंक यू। कोई लिख रहा था 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन जाता है कि नहीं बन जाता है, कैसा कुछ। हाँ तो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हाँ, पीपीटी विल बी शेयर्ड, डोंट वरी, पीपीटी यू विल गेट द पीपीटी। हाँ, तो इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली थिंग दैट हैज बीन मेंशन्ड इज, है ना, आर्टिकल 74 में कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, और जिसका हेड, है ना, दैट शैल बी, है ना, दैट शैल बी हेडेड बाय ए प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो उसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई प्राइम मिनिस्टर 1 बार बन सकता है, 2 बार या 3 बार। जिस अगर सारी जिंदगी बन सकता है तो सारी जिंदगी बनता रहे, जितनी बार जीतता है बन सकता है। वो आर्टिकल जो 74 है वो सिर्फ यही मेंशन करता है कि आपकी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, और उसका जो हेड होगा वो एक प्राइम मिनिस्टर होगा। आर्टिकल, हाँ, आर्टिकल 74, बट इतना कुछ नहीं होते भाई अपना कि 3 बार या फिर, मतलब दिस हैज नॉट बीन मेंशन, है ना, मेंशन नहीं किया है ਉਹਦੇ ਚ आर्टिकल्स, ठीक है। एनी अदर डाउट? नो? ओके देन, थैंक यू, है ना, सी यू टुमारो।